अनकही असद अली तूर के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही विद असद अली तूर में। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं हसनात मलिक हैं। हसनात मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात, मैं हमेशा से अपने वीलॉग्स में भी मेंशन करता हूं, जो अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए करता हूं, कि हसनात सुप्रीम कोर्ट में मेरे फेवरेट रिपोर्टर हैं। फेवरेट रिपोर्टर इस वजह से नहीं कि ये मेरे कोई दोस्त हैं, इस वजह से, और मेरी अगर इनसे दोस्ती भी है तो उसकी पहली वजह इनका प्रोफेशनल कंडक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हसनात अपना वीलॉग करते हैं। और मेरा कम से कम ये मानना है, और आप ज़रूर देखिए तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जितने जो लोग वीलॉग कर रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा लोडेड खबरों से वीलॉग जिनके होते हैं वो हसनात के होते हैं। और जो एनालिसिस भी होता है वो भी बहुत एक्यूरेट होता है, और फ्यूचर में वो चीज़ें वैसे होती हैं जो हसनात अपने एनालिसिस से फोर्स ही करते हैं। तो इसलिए मैं हसनात एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डेंट हैं कि जिनको मैं बहुत रेगुलर देखता हूँ। तकरीबन 2 दहाइयों के करीब अब इनका सफ़र होने वाला है सहाफ़त में। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए रिपोर्ट करते हैं, अपना वीलॉग करते हैं। हसनात मलिक आप यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत इंसाइट्स रखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट की तमाम जो माजी के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी। तो हमने कहा कि आज ज़रा जहाँ पर जुडिशरी पहुंची है उसका पूरा अहाता किया जाना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी के दौर से कैसे जुडिशरी ने प्ले आउट करना शुरू किया, और फिर एंड में जुडिशरी को कैसे प्ले आउट किया गया, और इसमें जो जजेस विक्टिम बने वो थे जो इस प्ले आउट का वैसे शायद हिस्सा नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर भी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रिज़ाइन कर गए उन पर भी, और याहिया अफरीदी, काजी फायजी साकिब निसार, सब पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, सॉरी थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन जी, करवा दिया। मुझे ये बताइए कि आप इस फील्ड में आए, लायर्स मूवमेंट चल रही थी, इफ्तिखार चौधरी रिस्टोर होने वाले थे या अभी नहीं जी। हुए थे, क्या देखा उस टेन्योर में आपने, और क्या आप समझते हैं कि उसके बाद कैसे चीज़ें, जिसे कहते हैं ना, वो किसी और तरफ ही चली गई, लोगों को तो कुछ और उम्मीद थी। जी। बहुत शुक्रिया असद। देखें, मैंने तकरीबन 2009 अप्रैल मार्च से सुप्रीम कोर्ट कवर करनी शुरू की। हम्म, उससे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस थे सरदार असलम। हम्म, वो वफात पा चुके हैं, बड़े अच्छे इंसान थे। हमें ये जन्नत नसीब करे। रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट में थे, वहाँ से इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने जो है यानी जज जो इंडक्ट किए उस वक्त, ये PCO 3 नवंबर 2009 के बाद की सूरत हाल थी। तो जो ही यानी जो जज रिस्टोर हुए तो मुझे कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट कवर करें। जब सुप्रीम कोर्ट कवर की करनी शुरू की, और मुझे याद है कि वो सवाद में कुछ बच्चियों के हवाले से एक वीडियो आई थी, जी, वो कोड़े लगाने कोड़े की। लगाने में। जी जी। उस पर 100 मोटो लिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, हम्म, और एक लार्जर बेंच बनाया था। तो मेरी वो पहला यानी वो प्रोसीडिंग थी कोर्ट। हम्म, और मुझे याद है कि जिस तरीके से पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि जजेस किस तरह ग्रिल करते हैं पुलिस वालों को, हम्म। किस तरह ग्रिल करते हैं जो उस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर थे, कमाल कलबन क्या नाम था लेकिन उनको। सिविलियंस को। हाँ, सिविलियन को वो भी। लेकिन उस वक्त एक इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो टाइम था 2009 का, यानी अप्रैल मार्च का, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि मुशर्रफ भी कम यानी जा चुके थे गालबन उस वक्त, मुशर्रफ साहब जो है वो, और जरदारी सदर बन चुके थे। इस्टेब्लिशमेंट उस तरह स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि वहाँ एक क्राइसिस था। जिस तरीके से मुशर्रफ चला गया, वो एक टाइम था जब सिविलियन इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत थी, पार्लियामेंट को और दूसरे। लेकिन होता क्या है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल होते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी रिलेक्टेंट थी उनको बहाली के हवाले से, हालांकि जो नाइक फार्मूला है उसके तहत काफ़ी जजेस बहाल उन्होंने कर लिए थे कि अब्दुल हमीद डोगर से ओथ लेगा, उसको जो है बहाल कर दिया जाएगा। उसमें साकिब निसार भी थे, अजमत सईद भी थे, उमर अताब बंदियाल भी थे, आसिफ सईद कोसा, ये लोग सारे, तसद्दुक हुसैन जिलानी, नासरुल मुल्क, इनको पीपल्स पार्टी ने बहाल कर दिया। सिर्फ कोई 8 जावेद साल इकबाल ने भी ओथ ले लिया था। नहीं, जावेद इकबाल को ये इन्होंने कोई कोई इंस्टीट्यूशन, कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था उसमें। कोई कमीशन था एक, नहीं, वो कोई कौंसल प्रेस थी, एसोसिएशन, वो कोई हाँ, उसका। प्रेस तो काउंसिल वो, सॉरी। इनको
तो जवेद इकबाल तो नहीं थे, लेकिन ये खलील रहमान रमदे और ये कोई 8-10 जजेस थे जो नहीं ओथ लिया था, बाकी ले लिया था। लेकिन जब मार्च में 2009 में इनको दोबारा बहाल किया जाता है तो जुडिशरी जो आती है वो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूट था। जुडिशरी अगर आप देखें जो कि 2009, ज़ाहिर पब्लिक स्पोर्ट से बहाल हुई थी। हाँ पब्लिक स्पोर्ट्स थी, नहीं वो इसमें कोई शक नहीं है। बाकी हम बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल, देखिए इस्टेब्लिशमेंट हमारी जब देखते हैं ना कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है और करना, तो फिर साथ मिलना मजबूरी हो जाती है। हम्म, आपने देखा कि काजी फैसा के मामले में जब सारे वकील इकट्ठे थे और जिस तरह के, तो मजबूरन फिर मामलात उनके साथ तय करने पड़े। इसी तरह जब इफ्तिखार चौधरी, इसमें कोई शक नहीं लायर्स मूवमेंट में रोल था उनका, लेकिन एक जेन्युइन मूवमेंट और पोलिटिकल फोर्सेस सारी थी, सारे बेनिफिशरी थे उस लायर्स मूवमेंट के। जिस तरीके से नून लीग को फ़ायदा हुआ, पीपल्स पार्टी को हुआ, यानी वो सारे उस सूरत हाल से आपके सामने है। वो इफ्तिखार चौधरी जब बहाल होते हैं तो वो 3-4 महीने वो बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसा चीज़ नहीं की जिससे पीपल्स पार्टी ऑफ बड़ा उनके जो एक थी ना कि स्ट्रेटजी, वो कमाल की थी। 3-4 माह थोड़ा मोहतात खेले। उन्होंने इस वजह से खेले कि उस वक्त पीसीओ जज भी बैठे थे अल्दिया में। ओके। अल्दिया में कोई 100 के करीब जज भी बैठा था। हाँ। पीपल्स पार्टी को उन्होंने बड़े तरीके से चलाया। उन्होंने यानी मार्च अप्रैल में जुडिशरी बहाल होती है, वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सिंध बार काउंसिल का केस जुलाई में टेकअप करते कि ये जो टिक्का इकबाल केस था जिसमें 3 नवंबर 2007 को इंडोर्स किया गया, इस मामले को दोबारा वो खोलते हैं। हम्म। वो जब कह रहे वो 7 जजेस के जी, फैसले की क्यों जी, खिलाफवर्जी हुई, जी ओथ जी किया जी जी जजेस वो ने। हुई, सारा कुछ हुआ 31 जुलाई 2009 को। अच्छा पहले वो क्या करते हैं कि उसमें वो बेंच वो जज बिठाते हैं जो जज पीसीओ नहीं थे। जो इनको पीपल्स पार्टी ने बहाल किया था उनको तो उन्होंने बेंच में शामिल किया, वो 14 जज, लेकिन जो पीसीओ जज थे उनको नहीं किया, उनको साइड पे किया। और 31 जुलाई 2009 में वो फैसला आता है कि जी जिन जजेस ने पीसीयू के तहत ओथ लिया वो कर जाएं, उन पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। उन्होंने 3 नवंबर 2007 के फैसले की वायलेशन की। दूसरा जो इन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में इवन जब आइन बहाल हो चुका था, लेकिन डोगर की रिकमेंडी से, अब्दुल हमीद डोगर, उनको भी घर जाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त्म कर दी। जिसमें एहसन भून साहब भी फारिग हो गए। हाँ एहसन बून थे, हाँ, कल्ब हाँ। हसन थे और कई लोग थे इनमें सारे, हम्म। रमज़ान चौधरी सारे। 31 जुलाई 2009 में 107 के करीब जज घर भेज दिए। और वो टाइम था अगर पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा होता ना कि हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी ने करना क्या, तो वो पोजीशन ले लेते। एक तो पोजीशन उनके लिए ये थी कि पीपल्स पार्टी उस तरह मीडिया, उसका सोशल मीडिया तो था नहीं, दूसरा मीडिया में वो अनपॉपुलर थे। एक सेक्शन मीडिया का, नून लीग, इवन पीटीआई, एक इनका पूरा एक लहजान था एक किस्म का, और पीपल्स पार्टी एक तरफ थी और जज भी थे। और वो सेक्शन ऑफ मीडिया स्टोरी करता था हाँ और अगले दिन इफ्तिखार चौधरी नहीं, से वो फोटो तो लेता इस था। चीज़ का कहते थे ना कि जो जुडिशरी को बहाल किया हमारा बड़ा उसमें रोल है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक रोल प्ले किया उस वक्त जो जिस तरीके से वो गया, क्योंकि नून लीग भी आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने ओथ लिया था अपने एमएनए से कि हम जजेस को बहाल कराएंगे। और जी ये बिल्कुल सब। बिल्कुल। अच्छा, पंजाब हाउस में हाँ जैसे। पंजाब। तो वो फिर ये होता है कि जब 31 जुलाई 2009 का फैसला आता है उस पर पीपल्स पार्टी अमल दरामद कर देती है, जजों को घर भेज देती है। हालांकि वो टाइम था, अगर वो चाहते, अगर वो, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने उनको तंग नहीं किया हुआ था। और एक चीज़ उन्होंने की थी इफ्तिखार चौधरी ने, उन्होंने एनआरओ को दोबारा कहा था कि इसको टेकअप करेंगे। यानी वो जो आर्डिनेंस था वो ख़त्म कर दिया था। मुझे को हल्का सा याद है कि वो मामला, लेकिन उनको ये समझ नहीं आई पीपल्स पार्टी को। उन्होंने वो फैसला अमल दरामद किया। अमल दरामद जो ही किया तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल चेंज होती गई। और चेंज फिर एनआरओ आ जाता, एनआरओ का फैसला यानी वो उसमें 17 जज आ जाते हैं और वो एनआरओ में कहते हैं कि जी ये जो आर्डिनेंस था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये वो जो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के वो डील हुई थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुशर्रफ के साथ। और वो जब एनआरओ का फैसला आता है उसके बाद इफ्तिखार चौधरी का जो टारगेट था वो आसिफ जरदारी थे। और वो टारगेट इस तरह था कि वो कि जी स्विस अथॉरिटीज़ को खत लिखें और 2 अहदे क्यों रखे हुए हैं। और उस दिन हर हफ्ते में 2-3 हेयरिंग होती थी। यहाँ एक जो वो अखबारात, टीवी, वही जी इफ्तिखार चौधरी यानी, और फिर पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ में जो करप्शन के केसेस थे, वो उस वक्त जो 2009 से 13 तक ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की बहाली एक ही पॉइंट पे है कि करप्शन खात्मा करना, और करप्शन भी पीपल्स पार्टी।
और आपको याद होगा ये वो टाइम था जब शहबाज शरीफ वो फैज़ अहमद की नज़में पढ़ते थे, मैं नहीं मानता, जी जी, और वो जरदारी मदारी हम तुम्हें घसीटेंगे, पैसे पेट फाड़ के पेट निकाल फाड़ेंगे, ये वो टाइम था जी जी। जब नून लीग एक मियाँ साहब बिल्कुल, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच थोड़ा जाते आगे थे। की बात है, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, हम्म। उस वक्त कि यार ये करप्ट अगर हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले हैं। और उस वक्त वही सेक्शन ऑफ अच्छा, मीडिया रोज स्टोरीज करता था। हाँ, अच्छा, ठीक है, इमरान खान का, आजकल वो कहते हैं सस्ता इंसाफ दे, अच्छा, क्योंकि अदलिया जुडिशियल एक्टिविज्म ना क्योंकि करे। इमरान खान की शुरुआत तो आपको पता है 2012 में हुई। ये वो टाइम था जब नून लीग, इफ्तिखार चौधरी और मुझे, मैंने बताया वन सेक्शन, एक एक इनका नेक्सस कहें या जो भी कहें, कॉमन एनिमी था। एस्टेब्लिशमेंट भी डालने, कियानी साहब भी बीच में थे। अक्यानी साहब थे, लेकिन वो बिहाइंड द सीन, ज़ाहिर बात है पावर तो उनकी थी, लेकिन मतलब ये कि सारा ये सूरज, मिलके ये जब मामला शुरू होता है हर रोज़, अब अगर आप असद खबरें अखबारात उठाएं 2009 से 13 तक, आपको अंदाज़ा होगा कि रोज़ सुपर लीड या लीड सुप्रीम कोर्ट की होती थी और करप्शन पे। इवन यहाँ तक खबरें यानी यहाँ तक बात हो जाती थी कि जी जितना बड़ा करप्ट है वो उतने बड़े ओहदे पे बैठा, और इतना टारगेट किया गया। मतलब है, मैं नहीं ये नहीं कहता कि करप्ट नहीं होंगे पीपल्स पार्टी वाले या जो भी, लेकिन जिस तरीके से उसको पोलिटिसाइज की गई करप्शन, उससे हुआ क्या कि आपकी पार्लियामेंट कमज़ोर हुई। उस वक्त तो पार्लियामेंट लीजिटिमेट थी ना। डेमोक्रेसी डिस्क्रेडिट हुई। जी जी बिल्कुल, और लेकिन उसकी जिम्मेदारी नून लीग पे। नून लीग चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी स्ट्रांग ना हो, हर मामले में रेंटल पावर केस से हर मामला जो भी हो, ख्वाजा आसिफ बैंक नंबर 1 में बैठे होते थे, ज़्यादातर बैंक नंबर 1। इवन कॉर्पोरेट की वार होती थी, वो JJVL और भी, ख्वाजा आसिफ जो है वो पिटीशन दायर कर रहे हैं, कभी फैसल साले याद आ रहे हैं, रेंटल पावर हो गया, मुख्तलिफ हो गया। हज में खलील रहमान रमदे, ये भी आपको पता है नून लीग का इनके साथ एक मामला है। वो रमदे साहब उस वक्त इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की बड़ी बात करते थे, आजकल आप रमदे साहब को सुने तो ज़रा डिफरेंट है। हम्म। जब 18वीं तरमीम में मैं हेयरिंग इनकी हो रही थी, 18वीं तरमीम के खिलाफ जब पटिशन की, खलील रहमान रमदे एडहाक जज के तौर पे ऐसे ऐसे रिमार देते थे पार्लियामेंट को क्वेश्चन के, जी ये कौन, ये हम जजेस को जुडिशरी, हालांकि वो उसमें तो कोई एक बैलेंस किया गया था ना कि जजेस की अपॉइंटमेंट को, लेकिन उस वक्त जो रमदे साहब के जो रिमार्स थे, जो जो सवालात उठाते थे, अब वो हम रमदे साहब नहीं है, क्योंकि उस वक्त नून लीग भी अब मामला उनको होता। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी याद आ गई, और सो तो कहते थे हाउ डेयर हाँ पार्लियामेंट हम जजेस के बारे में करेगी। हाँ बिल्कुल। तो वो देखें टाइम पीपल्स पार्टी, बीच में एक टाइम ये भी आया कि ख्वाजा आसिफ नहीं अहमद शरीफ, क्योंकि ये होता था कि इफ्तिखार चौधरी में एक क्वालिटी थी कि उनका होल्ड बड़ा था, डिसेंट नहीं आती थी, कोई डिसेंटिंग की जरूरत ही नहीं करता, जरूरत नहीं करता था, या वो अप्लाई कर लेते थे या जजेस को कन्विंस कर लेते थे। इवन हाई कोर्ट उनके साथ होते, कभी जो वो ख्वाजा शरीफ को एक्टिव कर दिया, कभी किसी और हाई कोर्ट में से चीज़ें होंगी। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी ख्वाजा शरीफ को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए और साकिब निसार को चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो वो बगैर, विदाउट कंसेंट, विदाउट अप्रूवल चीफ जस्टिस की उन्होंने नोटिफिकेशन की। मुझे याद है मगरिब के टाइम पे इफ्तिखार चौधरी ने वो बेंच बनाया, नोटिस लिया, और जवाद ख्वाजा और मियाँ शाकुल्ला जान, इनका बेंच बैठा, इन्होंने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर, और पीपल्स पार्टी मजबूरन ये हुआ कि वो नोटिफिकेशन विड्रा करना पड़ा। साकिब निसार भी पीछे हट गए, हालांकि पहले वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि विलिंग थे कि मैं चीफ जस्टिस बनना है इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट का। फिर ये होता है कि पीपल्स पार्टी, मुझे याद है कि कोई जज रिटायर होते थे, तो वहाँ कोई क्राइसिस चल रहा था जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, तो यूसुफ रज़ा गिलानी यकदम जो है वो दाखिल हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो वो हाल है ना जहाँ खाना, वो रमदे साहब के एडहाक जज का जी नोटिफिकेशन का जी क्राइसिस चल रहा जी, वो था सारे क्राइसिस उसमें, जो वो इफ्तिदार एहसन साहब भी थे और लोग भी थे, तो वो मुझे याद है कि इन्होंने कोई खाना खाया, ये जो भी मुलाकात हुई इनकी इफ्तिखार चौधरी साहब से वहीं, तो वहाँ फिर ये हुआ कि अगले दिन इफ्तिखार चौधरी जाएंगे PM हाउस, और वो ये डिस्कशन होगी जजेस पर। तो वहाँ वो इफ्तिखार चौधरी गए, उन्होंने जो मुज़ाकरात किए वो पीपल्स पार्टी सरेंडर हो गई, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट यानी सरेंडर उन्होंने किया। उन्होंने जो है वो जो पीपल्स जा रहे थे इफ्तिखार चौधरी कि साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया, और जो दूसरे थे
ख्वाजा शरीफ उनको लाहौर हाई कोर्ट में बज़ाहिर ये लग रहा था कि इफ्तिखार चौधरी उनको वहीं से रिटायर करना चाह रहे थे। लेकिन वो- उसकी एक वजह ये भी तो थी, ख्वाजा शरीफ खुद भी नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी शरीफ खानदान से बहुत अच्छे मुरासिम थे। नहीं आना वो चाह रहे थे, उनकी रिटायरमेंट करीब थी, लेकिन वो इतने एक्सपोज हो चुके थे नून लीग के हक में और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि यहाँ मैं रमदे साहब को बिठा गया हुआ है और बंदे एक आध बंदा ऐसा आ गया और तो मैं फिर- खुद भी हूँ। फिर ये देखिए ना वो एक टाइम था। और देखिए मैंने तो वो जुडिशरी का अरूज इस तरह था कि जुडिशरी ने टेक ओवर किया होता हर चीज़ टेक ओवर, इलेक्शन से लेके हर मामले, प्रोजेक्ट से लेके हर चीज़ यहाँ वेट होती थी सुप्रीम कोर्ट। और वो जो जो रिमार्क्स होते थे बेसिकली पीपल्स पार्टी का सफाया तो उस दिन से हुआ। देखें उन्होंने खैर अपनी बैड गवर्नेंस करप्शन उसकी एक तरफ है, लेकिन बैड गवर्नेंस करप्शन क्या नून लीग वाले नहीं कर रहे थे या और लेकिन उनको जिस तरीके से टारगेटेड किया। फिर जो है वो रमदे साहब भी एडाक आ गए, उस जो डील हुई उनको ले आए। और फिर रमदे साहब जब एडाक आए तो रमदे साहब को उन्होंने बैंक नंबर 1 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने साथ बिठाया। एक गुलाम रब्बानी साहब थे जज, उनको भी बिठाया। और हर रोज़ 15-20 केस होते थे जो बैड गवर्नेंस मैल एडमिनिस्ट्रेशन के होते थे और जजेस रिमार्क्स देते थे। और वो रिमार्क्स उस वक्त प्रिंट का दौर था तो एक नैरेटिव बन रहा था और पीपल्स पार्टी पे बस थी। बाबर अवान ने बड़ी कोशिश की बार में सपोर्ट लेने की, लेकिन नैरेटिव जो था इफ्तिखार चौधरी के हाथ में। उसकी वजह ये थी कि मीडिया एक सेक्शन को देखता था उस वक्त, आपको याद होगा ट्रेंड सेट वो करते थे। जी जी। वो जो मीडिया सेक्शन था वो जब ट्रेंड सेट करता था तो दूसरा मीडिया एक मखसूस इन्वेस्टिगेशन सेल था जिस मैं- वक्त तहकीकाती साफियों का। वो एनीवे वो देखे ना दूसरे उसको करते थे। तो फिर एक पूरा नैरेटिव बनता। तो मैंने वो टाइम देखा कि कभी मेमो गेट में जब वो जिस तरीके से वो एफिडेविट आते हैं DGISI के और मुख्तलिफ आर्मी चीफ के, वो भी एक सारा बज़ाहिर प्ली प्लान था। और फिर जो है वो मेमो गेट में जिस तरह नवाज शरीफ साहब और इन सब से पिटीशन करवाएंगी, इनकी लाइन और लेंथ इस तरह होती थी कि पिटीशन होती थी फिर उसी दिन जो वो केस लग जाता था। फिर नवाज शरीफ खुद आ गए काला कोट पहन के। जी जी। वो सारी चीज़ें हम और इफ्तिखार चौधरी साहब ने किस तरह उनको रिसीव किया? हाँ, जी जी मियाँ साहब आए, आप बात जी। करें। नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो टाइम था। और इवन इमरान खान को जब ये वोटर लिस्टों की कोई मसला था, इसमें ये मुबशिर लुकमान के साथ को पिटिशनर बन के ये आए थे। ये वो टाइम था जब यानी पीपल्स पार्टी को और जो ज़ाहिर बात है हुकूमत उनकी थी, लेकिन वो 2009 से 13 तक कमाल यानी जुडिशरी ने, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि वो टाइम था जब आप जुडिशरी, पार्लियामेंट नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोमांस चला। बिल्कुल वो था साथ PTI भी हुई, जी, PTI जी। भी साथ पूरा जी थी। जी। हामिद खान साहब सबसे करीब इफ्तिखार चौधरी के जो वकील थे वो हामिद खान साहब। हामिद खान साहब ने उस वक्त जो जज भी लगवाए, अगर आप जज देखें, और भी उनके यानी सूरत हाल, लेकिन वो यानी उनको ये मानना पड़ेगा कि 2009 से 13 के दौरान जमहूरियत कमज़ोर हुई जुडिशल ओवर रीच की वजह से। आपने जरदारी को टारगेट करते करते आपने किसी और को मजबूत कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट का। हाँ, और उसकी कुछ लोग कहते थे कि इनका नेक्सस था, कुछ कहते थे कि अनजाने में कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इफ्तिखार चौधरी के ज़हन में ये चीज़ थी कि जो मुझे बहाल नहीं किया गया उसका उन्होंने पूरा फिर हिसाब किया। हिसाब इस तरह लिया कि जो वकील जिसका कोई दूर भी पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक था उसको भी फारिग किया। मतलब इन अदर वर्ड, सादा लफ्जों में इस्रात भाई, सबक ये है कि आप अगर किसी जज को नाराज कर दें और वो कल अगर चीफ जस्टिस बन गया तो वो अपना उस लेवल का बदला लेगा कि वो इदारे भी तबाह कर देगा, वो हुकूमतें भी तबाह कर देगा, वो जमहूरियत भी देखिए, डिस्क्रेडिट कर देगा। मैग्नेमिटी यही सबक है ना। मैग्नेमिटी होनी कादी चाहिए। फाइज ईसा ने भी बदला लिया, साकिब सदर निसार ने बदला भी लिया, नून लीग साकिब निसार ने भी बदला लिया। हम्म, यही है सबक, तो यही है हम्म। कि ये वो लोग हैं। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी का टेन्योर उसमें उस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल तक सुप्रीम कोर्ट से वेट होता था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, मुझे याद है फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने शेड्यूल दिया। तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ रमज़ान के आखिरी अशरे में चले जाते थे मस्जिद नबवी में और वहीं ईद करके आते थे। जी। वो शेड्यूल आ गया कहीं आखिर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आपको पता है आखिरी दिनों में लोग यानी चले जाते हैं और वैसे इतिकाफ में बैठते हैं, तो ये कैसे शेड्यूल चेंज करवा दिया इफ्तिखार चौधरी ने।
ये नवाज ममनून शरीफ साहब रशीद, की ये जो ये मसला था। प्रेसिडेंट ममनून थे, क्या नाम था, ममनून था ममनून जो, सर हाँ, इनके इलेक्शन में शेड्यूल चेंज करवाया और पीपल्स पार्टी ने फिर बाइकाट भी किया, प्रोटेस्ट भी किया, सारा कुछ। तो ये वो सारी चीज़ें थी कि, और मज़े की बात है अब तो फिर भी देखें ना, पूरे 4 साल में 3 डिसेंट नहीं है। एजाज अफजल ने एक डिसेंट किया, मुझे याद है जब ये कासी, अनवर कासी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे थे इफ्तिखार चौधरी, और एक और थे रियाज, वो सीनियरिटी थी। सीनियरिटी का इशू जब आया तो जरदारी साहब भी, उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया 186 का कि आप हमें एडवाइस करें। जो बेंच बना उस बेंच में 4 ने इस तरह की जजमेंट दी कि कासी साहब ही चीफ जस्टिस बने। कासी साहब का बड़ा तल्लक था, कोयटा से थे और सेशन जज थे, इफ्तिखार चौधरी साहब। इफ्तिखार से जो वो पहले तो थे ना हमीदुर रहमान, उसके बाद फिर जो ये थे एजाज अफजल, इन्होंने कहा कि जैसे रियाज की सीनियरिटी बनती, वो एक डिसेंट था। एक मुख्तारा मई केस में जो है वो इन्होंने किया था, नासुल मुल्क ने डिसेंट किसी चीज़ पे, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल, बाकी मुझे याद नहीं है। सरदार रज़ा ने एक दफ़ा कहा था कि ये जो पीसीओ जज आपने फारिग किए हैं 31 जुलाई 2009 में, इनको फारिग करने से पहले इनको जो है एक दफ़ा सुनना ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये होता था कि 3 नवंबर 2007 का जो फैसला था, उसमें तो ये भी सवाल उठाते थे डॉक्टर बासित कि आप सिर्फ जजेस को नहीं रोका था, आपने तो मिलिट्री अथॉरिटीज़ को, सिविलियन अथॉरिटीज़ को भी रोका था कि आप इस तरह के स्टेप ना लें, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। फिर वहां पर बाकायदा इफ्तिखार चौधरी ने फिर वहां ये पर कहा जल गया, गए। फिर कहा गया कि ठीक है हम करेंगे, अलहदा करेंगे उस पर, लेकिन आज कितने 16 साल हो गए, कोई किसी ने उस पर नहीं। उधर तो पर जलते थे। हाँ, फिर जब परवेज़ मुशर्रफ आते हैं तो पिटीशन करवाई जाती है कि जी जो वो इनके खिलाफ हाई ट्रीजन की केस जो 31 जुलाई 2009 के फैसले के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर नून लीग को नोटिस होता है और नून लीग भी राज़ी हो जाती है। फिर कंप्लेंट फाइल होती है, कंप्लेंट में फिर जजेस की नामिनेशन आती है, तो फिर जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब, 3 जज फैसल अरब और यावर अली और एक तारा सफदर थी, इनका वो यानी बनाते हैं। तो फिर इस तरह जो वो मुशर्रफ के खिलाफ भी कार्रवाई चलती है। तो मिसिंग पर्सन की बात आई, मिसिंग पर्सन में भी कोशिश इफ्तिखार चौधरी साहब का ये था कि उन्होंने कुछ उठाए इशूज़, उसमें इस्टेब्लिशमेंट एक हद से आगे वो नहीं गए, लेकिन कुछ कई दफ़ा वो केसेस उठाते थे, लेकिन अल्टीमेट उन्होंने जिस बेस पे कहा जाता था ना कि उनको फारिग किया गया था कि मिसिंग पर्सन और ये वो चीज़ें नहीं हुई। बिलोज मिसिंग पर्सन का इशू नहीं। अब कराची लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे जी एक सौ मोट हो जाता है, उस पर कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी। अब तो ये चीज़ें तस्वर नहीं है ना, तो जुडिशरी ने गवर्नेंस के मामला, मैं ये नहीं कहता कि मिसिंग गवर्नेंस पर्सन ठीक का थी। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पे कहते हैं कि उनकी डील का हिस्सा था बहाली के लिए कि मिसिंग पर्सन में दोबारा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट की वो रेड लाइन थी मिसिंग पर्सन। पहले तो उन्होंने फिर उन्होंने वो कमीशन बनवा दिया, मिसिंग पर्सन कमीशन। पहले उन्होंने उन्होंने ये किया कि एक बेंच बनाया जवेद इकबाल की तरफ, उसमें राजा फयाज थे और एक और जज थे साहिर अली। उन्होंने मिसिंग पर्सन के मामले में जो है वो कुछ यानी कार्रवाई होती थी, रिमास चलते थे, खबरें चल जाती थी, ऐसा सच कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इफ्तिखार चौधरी जब घर जाने लगे तो आखिरी जो उनका फैसला था वो मिसिंग पर्सन का था। वो ये था कि 35 मिसिंग पर्सन, आपको याद हो बड़ा मशहूर एक केस था जिसमें जी उन लोगों को इंटरमेंट सेंटर से निकाल के कहीं ले लिए गए, ये वो, तो उनकी उस पर अडयाला जेल से रिहा नहीं किए नहीं गए, वो इन्होंने बाहर से नहीं उठा के वो नहीं ले गए। इंटरमेंट सेंटर वो वहाँ कहीं जी जी। उधर फाटा पाटप, वहाँ उस केस में इन्होंने इफ्तिखार चौधरी ने जजमेंट दी कि मिसिंग इन्फोर्स डिसअपीयरेंस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बेसिकली ये जजमेंट जो है ना, ये एक बड़ी चार्ज थी इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और इस पर कार्रवाई इंटरनेशनल कोई एजेंसी भी नोटिस ले सकती। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने आखिरी दिनों में इनको टफ टाइम दिया। वो 35 मिसिंग पर्सन के केस में, इसमें वो सेक्रेटरी दिफा थे आसिफ यासीन, और फिर उसके बाद ये होता है कि वो जो 35 मिसिंग पर्सन का केस, वही आखिर में उन्होंने को ऑर्डर करते और फिर वो चले गए। उसके बाद वो केस लगा जवाद ख्वाजा के पास, और उसमें वो जिस बंदे ने वो लेके गया उसके खिलाफ FIR करवाई, वो मिलिट्री अफसर के खिलाफ, वो जवाद ख्वाजा ने कराई ख्वाजा आसिफ की मुद्दियत में, उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ये मामला चलता रहा, लेकिन अल्टीमेट जो मामला, ये जो मेरा कहने का मकसद ये है कि पार्लियामेंट कमज़ोर की गई। 18वीं तरमीम का केस मैं आपको बताऊं, वो जो जब चल रहा था 17 जजेस, उसमें से जो जज प्रो पार्लियामेंट
थे, पार्लियामेंट की मजबूती की बात करते कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते, वो दो जज थे। वो थे साकिब निसार और आसिफ सईद खोसला। और जो क्वेश्चन करते थे कि जुडिशरी ये अब हम अगर ये अपने इसकी रिव्यू का इख्तियार ख़त्म कर दें तो मुल्क सेकुलर बन जाएगा, ये बाकायदा इस पर एक हेडलाइन कि अगर हमने जुडिशरी इस मामले को ना देखे, पार्लियामेंट कल अगर मुल्क को सेकुलर बना देंगे तो फिर क्या हम करें। इस किस्म के रमास आते थे। रमदे साहब अपने हिसाब से उस वक्त जोबन में थे, तो जब ये मामला आया तो वो कोई बताया जाता है 4 डिसेंट आ रहे थे, बाकी तो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी चीज़ें आ रही थी। तो फिर वहाँ कंसेंसस बना और फिर मामला पार्लियामेंट को रेफ़र किया गया 19वीं तरमीम के लिए। 19वीं तरमीम हुई और फिर जजेस की तादाद बढ़ाई गई जुडिशल कमीशन में, और जुडिशल कमीशन तो बना, लेकिन जुडिशल कमीशन के रूल्स इफ्तिखार चौधरी ने ऐसे बनाया कि सब कुछ अपने हाथ में रख लें कि चीफ जस्टिस इज़ एवरीथिंग। वो अगर रूल्स आप पढ़ें ना, फिर पार्लिमानी कमेटी को रिडंडेंट करवाया गया। वो मुनीर भट्टी का केस जवाद ख्वाजा ने कि पार्लिमानी कमेटी ये नहीं पूछ सकती, ये नहीं कर सकती, उसके बाद ये हो गया। तो फिर सब कुछ होल्ड जो है वो जुडिशरी जो जज अपॉइंट हुई है 2010 से लेके 9 से लेके 2023 काजी फैसा के, तो उसमें ड्राइविंग सीट पे जो है वो जुडिशरी ही थी, जजेज ही थे। और ये इस वक्त जितने जज बैठे हैं जुडिशरी में, ये वो जज थे जो इफ्तिखार चौधरी ने चुन चुन के लगाए कि यार ये लायर्स मूवमेंट, ये जज जो है नालायक चले होंगे, कॉम्पिटेंट उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह पीसीओ थे, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए खड़े होंगे। उन्होंने ये पैमाना रखा और यही हुआ। अब उन्होंने जज जो लाए, अब आपके सामने जितना सरेंडर इस दौर में हुआ, और यही खूब रूल ऑफ लॉ या के खड़े अफरीदी हुए। साहब जो पिटीशन करने वाले थे इफ्तिखार चौधरी, जब उनको माजूल किया गया, जब उनकी उस खिलाफ जो है वो जी आई अफरीदी ने पिटीशन, अब वही जी आई अफरीदी क्या कर रहे हैं आपके सामने। अब उन्होंने रूल ऑफ लॉ छोड़ा, उन्होंने तो अपनी पूरी कोर्ट ही सरेंडर कर दी। जी, अच्छा आज़ाद भाई, इफ्तिखार चौधरी रिटायर होते हैं, फिर उसके बाद सद्दुक जिलानी साहब। तसव्वुर हुसैन जिलानी 6 महीने 7 महीने आते। हाँ। उन्होंने कोशिश की चीज़ें बैलेंस करने की, और ये जो इफ्तिखार चौधरी ने तो ये भी किया ना कि पीएम डिस्क्रिशन फंड के नाम पे पीएम को भी रिस्ट्रिक्ट किया, और चीज़ें, तो उन्होंने कुछ चीज़ें थोड़ा किया कि भाई ये हमें अपने डोमेन में रहना चाहिए। तो और उन्होंने जो उनका असल एक जो सो मोटो मशहूर मोटो वो है मिनॉरिटीज़ के हवाले से, मिनॉरिटीज़ राइट के हवाले से उन्होंने जजमेंट लिखी तसव्वुर हुसैन जिलानी साहब ने। उनके जिलानी साहब भी जो है वो, उनको ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, ये वो, खैर वो फिर नहीं हुआ। वो 6-7 महीने बाद फिर नासुल मुल्क आ गए। नासुल मुल्क का जो टाइम था वो अगर देखा जाए 10-12 चीफ जस्टिस गुजरे हैं 2009 से, उनमें सबसे बेस्ट इस वजह से था कि क्राइसिस भी आए, चैलेंजेस भी आए, लेकिन वो उन्होंने अच्छे फैसले लिए। और मुझे याद है, मैं उनकी कोर्ट में मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ जब वो धांधली कमीशन वगैरह भी चल रहा था, एंड आई ऑब्जर्व्ड हिम एज अ जज। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं जजेस को आपकी तरह ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन जितने मैंने चीफ जस्टिस साहिबान और इवन के जजेस को भी ऑब्जर्व किया है हेयरिंग कंडक्ट करते हुए, मुझे आज तक सबसे ग्रेसफुल अगर कोई इंसान लगा है बतौर जज, वो जस्टिस नासिरुल मुल्क थे। बहुत ग्रेसफुली कंडक्ट करते थे, कोई बदतमीजी नहीं करते थे, आवाज़ ऊंची देखिए नहीं, वो रिमार्क्स में सिर्फ लॉ पॉइंट्स और सब बहुत ही ग्रेसफुली बोले। यही है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जब वो जा रहे थे ना, तो ख्वाहिश थी हर एक की कि वो मज़ीद रहें 2 साल, और कोई चीफ जस्टिस नहीं था जिसके जाने पे किसी ने कहा हो कि मज़ीद रहें। सब शुक्र अदा करते थे शुक्र गया। है। देखिए नासुर मुल्क का जो थोड़ा सा टाइम था 12-13 महीने, उन्होंने बड़े फैसले किए। उन्होंने 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम और 21वीं तरमीम आ चुकी, 17 जजों का बेंच था, फैसला हुआ। मिलिट्री कोड को इंडोर्स किया गया, लेकिन उसमें एक सीरियन फीचर ले डाउन हो गया। अजमत सईद साहब की जजमेंट है रावलपिंडी बार की कि अगर आपने आइन को तरमीम करनी है, और आइन की तरमीम में फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लिमानी सिस्टम, इसको अगर कोई वायलेट करेगी तो हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। एक कम से कम ले डाउन उन्होंने किए थे सीरियन फीचर, भाई ये आपके हैं, इनको अगर आप छेड़ेंगे तो वो नासुल मुल्क जो मुझे याद है जब पैट ये तरीके मिनाजुल कुरान और ये जो तारुल-कादी साहब की जमात है और दूसरे इमरान खान, इन्होंने एक धरना किया था उस वक्त, जो पीटीआई भी एक्टिव किया जा रहा था उस वक्त नून लीग के खिलाफ, या जो भी उस वक्त 2012 के बाद पाशा साहब आ गए थे ना वो, जी जी, तो उन्होंने गेम उठा दी थी। वो जो धरना था, और फिर ज़हीरुल इस्लाम हाँ, उसको ज़हीरुल, कंटिन्यू कर जी, रहे जी। थे उस पॉलिसी को। वो धरना जो था उसमें नासुल मुल्क जैसा कंजर्वेटिव, वैसे तो वो प्रोग्रेसिव माइंड जाए थे,
लेकिन वो जुडिशल एक्टिज्म के बिलीव करने वाले नहीं थे, वो सो मोटो पे बिलीव करने वाले नहीं थे, सो मोटो के खिलाफ थे। और कि जी हमारा काम नहीं है कि बैड गवर्नेंस और मेल एडमिनिस्ट्रेशन के मामला में हम करप्शन का जी वो स्कैंडल आ गया, एक दिन खबर चलती है दूसरे दिन सो मोटो लिया जाता है, वो इन चीज़ों में नहीं। तो लेकिन जब ये कहा गया कि जी ये धरना है और धरना एक साजिश है कि जमहूरियत जो चल रही है इसको मिलिया मेट किया जाए, तो उस वक्त प्रेसिडेंट कामरान मुर्जा, बल्कि मैं और नासिर इकबाल साहब हम बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर तक बैठे आपको खबर देते हैं। तो वो फिर घंटे डेढ़ तक पता चला कि जी कामरान मुर्जा साहब ने पिटीशन की कि ये धरना आ रहा है और एक खदशा है कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ना हो जाए, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन हो और वो रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास। तो अगले दिन जी बेंच लार्जर नासिर मुल्क साहब ने बना दिया जाता है, जो याही अफरीद साहब कहते हैं ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो नासिर मुल्क ने क्या किया, नासिर मुल्क ने क्या किया, ये भी आपका इंस्टीट्यूशन आज ख़त्म हो गया ना, बिल्कुल मतलब हो गया। और अच्छा वो नासिर मुल्क ने वो पहले दिन ही आर्डर रिस्ट्रेनिंग पास कर दिया कि भाई इन हालात में अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं लिया जाएगा और ये, तो फिर उसके बाद वो ये वो बात है हसनात भाई, ये आर्टिकल 184(3) जिस पर बड़ा कहा जा रहा है जी कि इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए तो इसका शायद थोड़ा इस्तेमाल होगा, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल फंडामेंटल राइट के नफाज के लिए हुआ। अदालत ने बहुत से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स को शायद कहीं ना कहीं चेक रखा और आज वो इख्तियार ही ख़त्म कर दिया। देखिए 184(3) वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि 16 साल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल, सिविलियन इदारों को कमज़ोर करने के लिए हुआ, और जिन्होंने इस्तेमाल करवाया उन्होंने ही इसको ख़त्म करवाया। उस वक्त ज़रूरत थी कि सियासतदानों को गंदा किया जाए, कमज़ोर किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए, इनको करप्शन में जलील किया जाए। अब ये है कि अब जो वो खामोश किया जाए। अगर नून और पीपल्स पार्टी के अपने हैं ग्रीवेंस, लेकिन अब उनको होल्ड एक सपोर्ट भी है जिसकी वजह से उन्होंने जुडिशरी को कंट्रोल की। तो खैर वो जो टाइम था वो गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन आप ना देखें ना, आप अपने मामलात जब आते हैं, असलान केस आता है, असलान केस में इफ्तिखार चौधरी ने जो अपने लाइक माइंडेड जजेस का बेंच बना के वो चीज़ें ख़त्म करा देते हैं, तो वो फिर आपकी मॉरल बेंच में कुरान लेके बैठ जाते हैं कि मैं तो देखो बड़ा वो करूंगा इंसाफ। बिल्कुल। अच्छा, नासिर मुल्क साहब का और कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ, मुझे याद है कि उस वक्त को 15-20 कंटेम्प्ट के केस चल रहे थे, मीडिया वालों पे अलहदा, सियासतदानों पे अलहदा, और एक डेटरेंस था, सजा किसी को नहीं होती थी, कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती थी। और पेशी पे आना ही एक बहुत बड़ा यानी होता है कि भाई आज सुबह कल परसों जी हमने सुप्रीम कोर्ट पेश, तो कंटेम्प्ट उस वक्त कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही, डेटरेंस बनाया जा रहा था कि कोई किसी की बात ना करे, और मीडिया के एक अवसाद था, बस इस तरह चल रहा। और उनके वो चंद जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी उस बड़े एक्टिव थे, मार्केटिंग मैनेजर थे इफ्तिखार चौधरी साहब के। अच्छा, फिर उसके बाद नासिर मुल्क साहब का टेन्योर गुजरता है, और मैं इसलिए भी एक बात कहूँगा नासिर मुल्क साहब को क्रेडिट जाता है कि वो इतने ग्रेसफुली कंडक्ट करते थे हेयरिंग कि इमरान खान साहब जैसा मुंह फट भी, धांधली कमीशन में इमरान खान के हक में फैसला नहीं उन्होंने दिया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने उनको अटैक नहीं किया। कंडक्ट ऐसे किया उन्होंने कि इतना बेहतरीन उन्होंने कंडक्ट किया था वो बिल्कुल हेयरिंग। बिल्कुल उन्होंने कंडक्ट किया और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। इमरान खान हर हेयरिंग पे बैठे जी, होते थे जी, कोर्ट जी। में, तो इमरान ने भी ऑब्जर्व किया कि नहीं यार, जी, द जज अब हैज अ देखिए ना ग्रेस। एजाज अफजल के खिलाफ उस वक्त उस कमीशन में एजाज अफजल थे जिन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज धांधली नहीं, तो फिर वो खैर मामला हो जाता है। फिर आगे जो वो जवाद ख्वाजा के 25 जवाद ख्वाजा साहब, वो बहुत ही मुख्तसर टेन्योर, 1 माह से भी कम दिन। देखिए मैं उनकी कुछ 25 जूरिस्प्रूडेंस दिन। का हामी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो भी फंडामेंटल राइट के नाम पे गवर्नेंस के मामलात में इंटरफेयर उनकी रही है। उनके तौकीर सादिक का केस जी 84 अरब की स्कैंडल है, अब तो किधर गया वो स्कैंडल, किधर गया जी वो जो करप्शन के अरबों रुपए। हज वाला केस मैं बता रहा था कि रमदे साहब हज पे जाते हैं, वहाँ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, हामिद सईद काज़मी को सुप्रीम कोर्ट में बुला के जलील कर किया जाता, और रमदे साहब क्या वो उस बेंच में बैठ सकते थे? वो आई विटनेस थे कि जी हज में क्या होता है बद इंतज़ामियों पे, वो ऊपर से लुक में दे रहे थे कि वहाँ मिनिस्टर नहीं था, वो खाना नहीं था, वो इस तरह के हालात बने। इस तरह यानी मतलब अफसोस होता है कि जो कुछ किया जुडिशरी ने, लेकिन विक्टिम जो बने हैं जज, वो बने हैं जिन्होंने जुडिशल ओवररीच के खिलाफ थे। अच्छा, फिर वो आप बात करें जवाद ख्वाजा साहब के 25 दिन थे। जवाद ख्वाजा साहब की कोई नहीं बनती थी, साकिब निसार थे, तो साकिब निसार जो है वो छुट्टी पे चले गए उन दिनों में 25 दिन जो इनके थे टर्नओवर के।
हाँ, साकिब निसार ने कहा कि मैं जितने दिन जवाद ख्वाजा चीफ जस्टिस था मैं सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आऊंगा, वो छुट्टी लेके चले गए। क्योंकि जब देखें साकिब निसार का मसला ये था कि इफ्तिखार चौधरी के दौर में तो वो बात नहीं कर सकते थे, पता नहीं उनका होल्ड था ये जो इवन मेमो गेट में आसमा जहांगीर हैरान हो गई कि यार ये सारे जजेस ने मेमो गेट में एक जैसा फैसला कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मे भी जो साकिब निसार कोई डिसेंट करेंगे, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में नहीं। जो ही इफ्तिखार चौधरी साहब गए तो साकिब निसार जुडिशल एक्टिविज्म के खिलाफ थे और वो इनकी और जवाद ख्वाजा इफ्तिखार चौधरी के बड़े करीबी थे। तो ये एक सिलसिला बन गया थोड़ा सा इख्लाफ। 25 दिन में जो जवाद ख्वाजा ने बेंच 1 बनाया जो अपना बेंच था उसी की कवरेज होती थी। उसमें एक तरफ उन्होंने दोस्त मोहम्मद ख़ान को बिठाया, दूसरी तरफ से उस वक्त माशाल्लाह आ गए थे काजी फैसा पे। तो काजी फैसा के बड़े करीबी जाने जाते थे जवाद ख्वाजा। और 25 दिन जुडिशल एक्टिविज़म, फ़लाँ गवर्नेंस का इशू, फ़लाँ DHA के केस भी खैर उठाए थे उन्होंने। और उसी मुझे याद है उन दिनों में ही एक रमाज था कि DHA को काबू ना किया गया तो इंडिया में भी पता नहीं इस तरह की उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा ये तो बॉर्डर संसद तक हाँ ये जवाद ख्वाजा साहब का ही रमाज थे उस वक्त। तो जवाद ख्वाजा साहब का मामला ये था कि वो गवर्नेंस के इशू में जिस तरह उन्होंने की वो जातियाँ की, लेकिन कुछ उनमें क्वालिटी थी। उन्होंने प्लाट नहीं दिया। वैध जज हैं जिन्होंने, मतलब अब तो खैर बाद में आ गए थे अतर मिनल्ला और जजेस, शुरू में वो प्लाट उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा जी मैं ये प्लाट बिलीव ही नहीं करता कि हमारा किस चीज़ में प्लाट हमने लेना है। बाकी हालांकि 2 जजेस ने, आपको याद होगा कि एक जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के हामी किसी जो वो अखबार में ख़बर छपी, दोस्त ने हमारे कि जी इफ्तिखार चौधरी ने कहा मैं दूसरा प्लाट नहीं लेता, लग गई खबर। जब रिटायर हुए तो पता चला कि यार ये प्लाट तो बड़े महंगे होते हैं। वो प्लाट उस खबर की बुनियाद पे उनका अमीर हानी मुस्लिम को ट्रांसफ़र हो गया। जी जी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा जी मैं किधर कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं जी मैंने वापस किया। तो वो फिर वो पता नहीं अब उसका क्या इशू बना। वो वैसे तो इमेज भी तो बड़ा बना, लेकिन बाद में समझ आई कि भाई यार प्लाट तो महंगे होते हैं। तो वो पता नहीं अब प्लाट मिला है या वो हानी साहब इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस अमीर मुस्लिम हानी के प्लाट के ऊपर कंप्लेंट कर दी थी उस वक्त के चीफ जस्टिस को, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, जी कि जी ये प्लाट मेरा था। जी तो उन्होंने कहा आपने तो कहा सरेंडर कर, नहीं मैंने सरेंडर नहीं किया था, मैंने उस वक्त नहीं लिया था लेकिन मैंने लेना था। नहीं जिस उसने कदर भी कहा उन्होंने कुछ कर कहाँ मैंने डॉक्यूमेंट, खबर छपी तो खबर की तरदीद होनी चाहिए थी। हाँ। खबर उनके हम ही किसी ने दोस्त ने लगाई थी। जी जी। तो वो भी जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ियों में से थे। अच्छा तो अच्छा फिर वो टेन्योर गुजरता है जवाद ख्वाजा साहब का भी 20-25 दिन का। मुझे उसमें वैसे एक बड़ा यादगार वाक़या याद आ रहा है कि वो एक दफ़ा बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ कोई जी नोटिस चल रहा था। ये इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था। वो जी इधर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए थे वो कार रेसिंग के एक्सीडेंट हाँ में। मलिक रियाज बन ठीक है, तो वो नोटिस ले रहे थे तो मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज गायब हो गए। तो बैरियर टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन पेश होती थी रोज़। इफ्तिखार चौधरी के अगर देखें ना थोड़ी सी उसको डंड पड़ा वो मलिक रियाज का आपको पता है मीडिया में बड़ा कंट्रोल है, जी जी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी का भी बड़ा कंट्रोल था। दोनों एक बराबर के थे। इस्टेब्लिशमेंट इफ्तिखार चौधरी से उस तरह पंगा नहीं लेना चाहती थी, सीधी बात। लेकिन कोशिश हुई कि भाई यार ये ज़रा मलिक रियाज वाला मामला आगे किया जाएगी वो, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने उसको चीज़ों को सेटल कर लिया और मलिक रियाज के ख़िलाफ़ यानी कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ कर दी और उनके ख़िलाफ़ इतने सौ मोटो चीज़ें जो हुई। और उन दौरों में तो जो कुछ मलिक रियाज कर रहे थे वो तो सबके सामने था। लेकिन मलिक रियाज के ख़िलाफ़ फैसले आए, वो आए 2018-19 में जब ये इजाज़ अफजल ख़ान ने फैसला दिया ये जो वो सिंध वाला यानी जो करप्शन जो सिंध बैरियर टाउन और ये जो पंजाब वाला, तो उन्होंने शेख हसनत सईद और इनका जो बेंच था। जी नहीं वो 3 था, फैसल अरब, मकबूल बाकिर और इजाज़ अफजल ख़ान। इजाज़ अफजल ख़ान ने वो जजमेंट दी थी। तो वो नासुल मुल्क के बाद हम बात करें जवाद ख्वाजा, उसके बाद आते हैं अनवर अली जमाली। तो अनवर अली जमाली साहब ने ज़्यादा फोकस सिंध को किया। सिंध में उनके जो 100 मोटो ने को 15-20 लिए। अमीर हानी मुस्लिम उनके तकरीबन नंबर 2 थे, सारा कुछ उन्हीं के होल्ड में था। 100 मोटो भी वही उनके थे और 100 मोटो उन्होंने उनका एक था कि जी जो सिविल सर्वेंट की इन्होंने पीपल्स जो प्रमोशंस हुई हैं आउट ऑफ टर्न और इसके अलावा इनको जो तो वो इस मामले में उन्होंने जो डिपुटेशन पे कोई एक बड़ा जजमेंट दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे वो लगे रहे एक साथ। उनको हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ को आगे पीछे उनकी छेड़छाड़ हुई उस जजमेंट की बुनियाद पे। फिर आ जाता है साकिब निसार का दौर। वाह।
साकिब निसार का दौर देखें, अगर देखा जाए तो जो पहला साल था साकिब निसार का, वो ज़रा डिफरेंट साकिब निसार वो उस साल में, हालांकि मुझे याद है जब साकिब निसार आ रहे थे, अनवर रईस जमाली जब जा रहे थे, तो आखिरी केस में पनामा आ गया था। पनामा का केस टेकअप होता है, अनवर रईस जमाली साहब उठाते हैं इस मामले को। ये गलबन 2016 की बात है, अक्टूबर नवंबर। पहले पनामा की पटिशन आती है, तो पटिशन जो है ये इस पर एतराज़ लग जाते हैं कि फ्रिवलेस है। तो पीटीआई वाले शोर मचाते हैं, जी कैसे है, ये है वो है। हामिद खान वकील थे, और खैर वो एतराज़ात रिमूव होते हैं, पटिशन पहले दिन लगती है। इमरान खान कोर्ट रूम में आते हैं, अनवर रईस जमाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होता है, और ये नोटिस कर देते हैं, और 2 हफ्ते के लिए एडजन। इमरान खान शोर मचाते हैं हामिद खान साहब से कि जल्दी करना चाहिए, 1-2 हफ्ते ये बज़ाहिर ये लग रहा था कि पीछे गेम भी हो रही थी जो भी, तो लॉन्ग मार्च एक तैयार हो जाती है। इस्लामाबाद लॉकडाउन के इधर से अनवर रईस जमाली साहब 3 के बजाय 5 रुकनी बेंच बना देते हैं। आसिफ सईद खोसा को भी इंक्लूड कर देते हैं, साथ अमीर रानी मुस्लिम होते हैं, और भी जो सीनियर जज हैं। साकिब निसार को वो नहीं करते। साकिब निसार का ये था कि जी ये नून लीग, क्योंकि जब साकिब निसार चीफ जस्टिस बन रहे थे, तो आपको याद होगा खुर्शीद शाह ने कहा जी इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है। बार बार यही होता था नून वाले कि हाँ, हमारा चीफ बिल्कुल। जस्टिस आ रहा है, हमारा चीफ जस्टिस। तो वो टाइम था जब पनामा का, तो पनामा जब स्टार्ट होता है, अगले दिन 5 रुकनी बेंच, इधर से प्रोटेस्ट चल रहा है लॉन्ग। तो वो अजमत सईद और आसिफ सईद खोसा ये सवाल करते हैं कि जी पनामा अप्रैल में आया, अब 6 महीने गुजर गए, कहीं ना कहीं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। और उस इशू को बहुत ज़्यादा इमरान खान हाईलाइट कर रहे थे। FIA ने कहा जी हम नहीं कर सकते, नैब ने कहा हम नहीं कर सकते, इवन अशतर उसाफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को कि इसको नैब से करवा लेते हैं एक्सोनरेट। उन्होंने कहा जी यार ये कमर जमान ये गलबन कौन थे नैब, पता नहीं ये इनके करीब हैं। नवाज शरीफ हाँ। साहब को यकीन भी नहीं था ना उस वक्त, क्योंकि वो डॉन लीग्स भी आ गई थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई भी चल रही थी, तो वो ट्रस्ट नहीं करते थे। तो सारे जजेस कहते हैं कि पनामा में आपके पास टाइम था, आपने 5 महीने किसी डिपार्टमेंट से इंक्वायरी नहीं होने दी, ये क्या, अब हम करेंगे, अब हमारे पास केस। तो मुझे याद है कि आसिफ सईद खोसा ने जब वो प्रोटेस्ट चल रहे थे यहाँ लॉन्ग इस्लामाबाद को जी लॉकडाउन सारा करना है हर चीज़, तो उन्होंने कहा होल्ड योर हॉर्सेस, PTI वालों को कहा कि जी आप हमने मामला टेकअप कर लिया, तो आप हमारे पास आए, आप बजाय उन्होंने इसके कहा हमारे पास आना चाहिए। प्रोटेस्ट। अब इसको नून लीग वाले कहते हैं कि जी हो, क्योंकि इमरान खान ने कहीं वो बात की कि जी आसिफ सईद खोसा ने कोई पैगाम इनफॉर्म, हालांकि वो रिपोर्ट हुआ मीडिया में, वो जी, जी। उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग की। अब अजमत सईद का भी ये था कि भाई कोई FIA नहीं कर रहा, नैब नहीं कर रहा, अब हम इसको मामले को, अच्छा नून लीग भी खुश कि सुप्रीम कोर्ट में हम समरी ट्रायल से यानी अपने आप को एग्जोनरेट कर क्लियर रहे है। हैं। जो ही 5 रुकनी बेंच का अगली हेयरिंग आती है, सलमान बट इनके वकील होते हैं। नून लीग के। हाँ, वो कहते हैं जी PM की तरफ से मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ जी, दें कि जी जो भी फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा PTI को, जो सुप्रीम कोर्ट, तो भागना नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है जी, भागना नहीं है जी, ठीक है। वो फिर ये होता है पनामा शुरू हो जाता है। अब पनामा जब 2-3 हेयरिंग होती हैं, तो जजेस कहते हैं भाई ये मामला तो इसकी पे कमीशन बनना चाहिए। कमीशन पे जब बात आती है तो इमरान खान पीछे हट जाते हैं। कमीशन PT नून लीग भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब इमरान खान ने कहा तो वो भी खुश हो, उन्होंने कहा ठीक है जज खुद फैसला करे, समरी ट्रायल से हमें क्या ज़रूरत है कमीशन। नून लीग का शुरू में जजेस पे इतना एतमाद, मतलब नून यानी लीग ने बिल्कुल कहीं पर भी कोई ऐसी वो मेंटेनेबिलिटी पे ऑब्जेक्शन कि ये 184(3) में जो इमरान खान की पिटीशन है इस पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं की। PTI ने नहीं किया और नून लीग ने नहीं किया। नून लीग ने कहा जी ठीक है हम जजेस से क्लीन चिट लेंगे, ये उनका ब्लंडर था या जो भी उनका वो मामला। अब देखिए उसमें आसिफ सईद खोसा भी दाव में थे कि भाई यार ये 20 साल में कभी शरीफ फैमिली के खिलाफ अदालतों से फैसले नहीं आए, या और भी मामलात होंगे उनके जो भी जहन में, उन्होंने भी कहा कि इसको इस तरीके से हम फिर करेंगे। हम ये खुश कि हम खैर यूँ ही दिसंबर आता है, दिसंबर में रिटायरमेंट थी अनवर जमाली, 15 दिन पहले उन्होंने कहा जी मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, अब ये अगला बेंच सुनेगा। नून लीग भी खुश और PTI मायूस कि जी अनवर शेख रशीद ने कमरा अदालत में मिन्नतें की कि खुदारा जमाली साहब आप सुने, हाँ आपसे हमें आप चाहिए सुने, इंसाफ। लेकिन नून लीग खुश। और
और असल केस ये तब बना, नून लीग को भी शायद उसको उम्मीद थी कि साकिब निसार चीफ जस्टिस देखिए, आ रहा था। पनामा केस बनता ही ना, पनामा केस के जिस जो बना वो नून लीग की लीगल टीम ने खुद बनवाया। हम्म, जब कतरी लेटर आया तो जो है वो कहा गया कि जी अकरम शेख साहब को दिया गया लेटर, नून लीग की लीगल टीम ने, कोई सियाना आदमी था, उन्होंने कहा अकरम शेख साहब ने जी। तो अकरम शेख साहब आए कोर्ट रूम में, तो इन्होंने कहा माय लॉर्ड 5 रुकनी कि मैं अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना चाह रहा हूँ कि ये केस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट सील एनवेलप में जी, आपने किसी को दिखाना नहीं है जी, ये वो। अच्छा, जजेस के हाथ में कुछ भी नहीं था कि नून लीग के खिलाफ, शरीफ फैमिली के खिलाफ, इवन पीटीआई के पास भी कुछ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर वगैरह थे लेकिन कोई एविडेंस नहीं थे कि ये एवन फील्ड के फ्लैटों के हवाले से, करप्शन के हवाले से कोई ऐसी केस उस दिन बनता है। जो ही कतरी लेटर जाता है कि कतरी लेटर में आता है पूरी मनी ट्रेल बताई जाती है, हाँ जी ये हमने पैसे दिए और ये वो। आसिफ सईद खोसा उस तलाश में थे, उन्होंने कहा शेख साहब ये क्या होश में है, ये हेर से है, ये कतरी जो प्रिंस है, ये जो किंग है, ये जो ये आएगा खुद यहाँ क्रॉस एग्जामन होगा, ये क्या बात आपने की। उस दिन से केस बन गया था बस, कतरी लेटर जो ही आया, और कतरी लेटर फिर मीडिया में शेयर हो गया। और मतलब फिर अपने पैर पे खिलाड़ी हाँ, नून लीग वो ने बड़ी फिर उसके कामयाबी बाद से मारी। फिर उसके बाद इन्होंने एक मनी ट्रेल कहा, वो सादा कागज पे लिखी हुई, सलमान भट्ट साहब ने कहा जी कि उस वो वक्त टेबल शीट बनी हुई, इतने इतने थे, नहीं इतने इसके थे। रसीदें जी, उस फैसलाबाद में तो अभी भी रसीदें जो वो कोई इस तरह की होती हैं, कोई कच्ची हाँ, रसीदें कच्ची होती हैं। कागज पे, वही इसलिए मैं कह रहा हूं, सादा कागज फिर पे वो इन्होंने कहा हाथ जी से ये लिखी हुई। सलमान भट्ट से ब्लंडर हुआ है, नया लीगल टीम हायर कर, फिर मखदूम अली खान, सलमान अकरम राजा, हुसैन और हसन के वकील सलमान राजा, शाहिद हामिद, इनको वकील कर दिया गया। तीसरी दफ़ा लीगल टीम चेंज हुई तो मखदूम साहब थे, मखदूम इमरान खान, नहीं, और इसके नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के, जी, और जो थे वो तीसरे शाहिद हामिद साहब, वो मरीम नवाज और उनके मरीम कैप्टन नवाज जी सफदर के जी, थे, उसमें वो अलहदा लीगल टीम। हाँ, तो वो इसहाक डार साहब के भी एक वकील थे, ये मेरे ख्याल है शाहिद हामिद साहब से बाद में। इसहाक डार साहब की अलहदा वहाँ एक टीम आती थी जो बाकायदा नोट करती थी कि क्या हो रहा है पनामा में, उनको अपनी फ़िक्र होती थी कि क्या। तो इवन हुकूमत जो नून लीग के अपनी लीगल टीम के जो बाद में लोग हैं, वो कहते हैं जी अगर ये डॉक्यूमेंट जमा ना कराते तो इस नून लीग के खिलाफ कुछ भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। जो ही ये इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट कहेंगे, जो भी मिथ कहें, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि ये जाली है सारा कुछ, तो वो डॉक्यूमेंट जो है ना उस पे केस बना, उनको वो फिर ये नून लीग ने खुद केस बना के दिया शरीफ खानदान का। वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सके वो डॉक्यूमेंट, वो कतरी लेटर को कि जी ये वैलिड है, इसको वो नहीं कर सके। जो हालांकि एक कॉमन सेंस की बात थी जी उस्ताद भाई कि पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट कोर्ट में आप जा रहे हैं, जी आप एक लेटर लेके जा रहे हैं, उस लेटर के आपको मालूम होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जो उसमें कंटेंट्स हैं लेटर के, उसके सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो वो आपके चीज़ें पास नहीं थे, तो आप क्यों लेटर लेके बाद गए? में भी खैर 2 लेटर कतरी से दिए गए, जी जी सलमान राजा साहब ने जमा कराया, ज़ाहिर बात है वो वकील थे उस वक्त। तो खैर वो जब अनवर रईस जमाली रिटायर होते हैं तो नया बेंच बनता है और आसिफ सईद खोसा हेड करते हैं, एजाज अफजल खान। मुझे याद है जब पहली दफ़ा 4 जनवरी को केस था 2017 में, ये 5, तो उन्होंने एजाज अफजल खान ने जो नईम बुखारी को बुलाया या किसको, इमरान खान, क्योंकि कंपेन बड़ी चल रही थी अनवर जमाली के रिटायरमेंट के बाद कि सुप्रीम कोर्ट भाग गई है, नून लीग ने इनको काबू कर लिया, तो ये हो गया वो। तो एजाज अफजल खान ने नईम बुखारी को कहा कि अपने क्लाइंट से पूछें कि आप किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं। यानी गुस्सा था सुप्रीम कोर्ट में कि यार हमारे खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, ये वो उस वक्त स्टार्ट हो गई थी। जी जी तो खैर वो एम्बेरसमेंट थ्रू आउट आपने पनामा देखा कि उसमें 3-2 की डिवीजन थी, बल्कि तकसीम थी। जो थे गुलजार अहमद और खोसा साहब एक तरफ थे, और एजाज अफजल खान और अजमत सईद, बज़ाहिर ये लग रहा था कि प्रो पीटीआई प्रो नून उनका पोस्चर है कि भाई इस तरह नवाज शरीफ को हम इन डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे नायल नहीं कर सकते, इनको दोबारा मामला किसी कमीशन जीआईटी में भेजना होगा। खोसा साहब यहीं सारा कुछ करने थे, और उस वक्त एजाज अफजल खान को ग्लोरीफाई कर रहे थे नून वाले, जी और आसिफ सईद खोसा को कर रहे थे पीटीआई वाले, और यही सारा दिन चलता था। इमरान खान की एक चीज़ है कि उसने पूरे पनामा की जितनी हेयरिंग थी खुद आते थे, जी जी पूरी लीडरशिप आती थी, और उनका जो लीगल टीम थी उसको जो सारी असिस्टेंस वो जहांगीर तरीन देते थे,
उनके घर सारी प्रिपरेशन होती थी, डॉक्यूमेंट वही अरेंज करते थे। वकील उनका जो है वो नईम बुखारी, पहले हामिद खान को जब अजमत सईद ने कहा कि भाई आप ये क्या चीज़ें ले आए हैं, ये तो जो अखबारों की कटिंग है इसमें तो पकौड़े हाँ। खाए जाते हैं, तो उसके बाद वो ये हुआ कि जब बैशिंग हुई तो हामिद खान की जगह नईम बुखारी को ले आए। जी। नईम बुखारी ने बल्कि कहा था मैं तो स्टपनी वकील हूँ। यस यस और बिल्कुल। आपको पता है ये जो पिटीशन ड्राफ्ट, ये पिटीशन बेसिकली जहांगीर तरीन साहब ने पनामा की ड्राफ्ट करवाई थी, और इसमें इसाक खाकवानी साहब भी उनके साथ थे। तो शुरू में जो पहला ड्राफ्ट था उसमें इरफान कादिर साहब भी थे। जो इरफान बना का, हाँ ये जो आज और प्रेसिडेंसी में। हाँ ये वो भी थे, और ये पिटीशन फिर उसके बाद नईम बुखारी साहब ने पिटीशन की, तो ये ड्राफ्ट होता। फिर इवन मुझे याद है कि इफ्तिखार चौधरी को आफ्टर रिटायरमेंट जब नून लीग ने अकोमोडेट नहीं किया, जो भी उन्होंने भी एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके खिलाफ, चीज़ें मटेरियल वो पिटीशन भी ली गई पीटीआई ने कि भाई यार उसमें भी चीज़ें लाई जाए शरीफ फैमिली के खिलाफ। तो वो सारा एक सिलसिला था। जब जेआईटी बनती है तो नहीं 3-2 का फैसला आता है कि जी नवाज शरीफ नैली से बच तो जाते हैं लेकिन जीएटी जेआईटी बन जाती है। तो नून लीग खुश। उस मिठाइयाँ बांटेंगी। अच्छा उस मिठाइयाँ खाई गई, और फिर यह है कि वो उस जजमेंट को चैलेंज नहीं किया। जी। देखिए ना, आप जजेस को तो करते हैं, जजेस ने बाद में उसमें आए, जब जजेस को नून लीग ने टारगेट किया तो जजेस ने फिर इंतकाम लिया, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। लेकिन शुरू में इनसे एक ब्लंडर हुआ कि इन्होंने रिव्यू फाइल उस तरह नहीं किया, 3-2 का फैसला इन्होंने हालांकि कहा कहते जी। हैं इनको मशवरा दिया गया, चौधरी निसार ने तो ये भी कहा कि आर्मी चीफ से ख्वाजा बात करते हारिस हैं। ने जब ISI तीसरी दफ़ा जब जेआईटी बनी तो इन्होंने वकील फिर चेंज की, फिर इन्होंने ख्वाजा हारिस को लिया। ख्वाजा हारिस ने इनको कहा था कि कुछ जो रिमार्क्स है ना, ये जो गॉड फादर वाले, ये जो भी चाहे जो भी, और हमें रिव्यू फाइल करना चाहिए, लेकिन रिव्यू नहीं हुआ। जब जेआईटी बनती है तो जेआईटी में मुझे याद है इमरान खान ने कुछ कोर्ट रिपोर्टर से बात की, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को हिम्मत दिखानी चाहिए थी, जैसे आसिफ सईद खोसा ने नायल किया नवाज शरीफ को। उनको ये था कि इमरान खान को इसको नवाज शरीफ को नायल करना, तो नवाज शरीफ को नायल किया क्यों नहीं, और ये हो गया वो हो गया। जजेस देखें जेआईटी हमें नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं ये कर। वो उस वक्त आपको याद है कि जेआईटी के खिलाफ कि जी जेआईटी की प्रोसीडिंग ओपन होनी चाहिए, जी। और नून लीग समझ रही थी कि हम जेआईटी को मैनेज कर लेंगे। जब शफी सिद्दीकी जो इनके कज़न है नवाज शरीफ साहब के, वो गए, जिस तरीके से वो ग्रिल किया जेआईटी ने नून लीग को, तब समझ आई हो ये तो गेम और हो वो गई। शफी सिद्दीकी मरहूम साहब जब वापस आए तो उन्होंने आकर फिर बताया और शरीफ खानदान को, और फिर अगर आपको याद हो पीएम ऑफिस से एक प्रेस रिलीज आई कि जेआईटी का जो रवैया है, नहीं उस वहाँ से मामला ख़राब होता है। उसके बाद हमारे दोस्त हैं अहमद नूरानी साहब, इन्होंने कहा कि जेआईटी का कंट्रोल जो है वो आईएसआई के पास है, ये किस तरह की खबरें चली जी थी। जी सुप्रीम कोर्ट के जज को उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने, मुझे याद है एजाज अफजल ने कहा हु इज़ ही। अच्छा उस वक्त जो एक खबरें बल्कि चली, अहमद नूरानी साहब को उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस भी कर दिया था। वो जो खबरें चली थी ना सुप्रीम कोर्ट के, नून लीग ने जब जेआईटी पे सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करना शुरू किया, हाँ। ये वो कभी दनियाल अजीज रगड़ा दे रहे हैं तलाल चौथ, तो जजेस पैनिक में आ गए। जजेस ने फिर जो है ना, वो सीधी बात है, फिर वो उस ट्रैप में आके उन्होंने फिर जो है ना वो चीज़ें जो नहीं थी वो उन्होंने फिर वो ऐसा एक वो जो नैरेटिव उनके खिलाफ बन रहा था, वो फिर बाज़ार ये लग रहा है कि वो अपने पर्सनल ले लिया उन्होंने। और उसके बाद जब जेआईटी की रिपोर्ट आती है, और उसके बाद कैपिटल एफजेडी का वो डॉक्यूमेंट आता है कि जी नवाज इकामा बेसिकली नहीं था, वो ये था कि जी तनख्वाह इतनी आ रही थी नवाज शरीफ साहब की, और उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में वो शो नहीं की, और वो कहते थे तनख्वाह मैंने ली ही नहीं है, मुझे रिसीव ही नहीं हुई। तो रिसीव का इन्होंने कहा जी जब एक आपके अकाउंट में तो वो अकाउंट में, तो फिर उस बुनियाद पे इनको जब नायल किया गया, और फिर आपके सामने है फिर जो है वो फिर कंपेन चली वो मुझे क्यों निकाला वाली, और फिर वो लेकिन उस जजमेंट का देखें, कई बड़े अच्छे अच्छे जजेस ना एक जजमेंट की वजह से वो ख्वार हो जाते। एजाज अफजल खान बड़े अच्छे जज थे, बड़े बैलेंस जज थे, सिर्फ पनामा की जजमेंट ने उनकी पूरे करियर को तबाह किया। बड़े अच्छे जज थे, बहुत अच्छे जज थे। तो ये होता है कि भाई कई दफ़ा जो है वो आपको एक जजमेंट की वजह से आपको बड़ी सुबकी होती है, आपका पूरा करियर जजमेंट खा जाती है। अच्छा फिर उसके बाद साकिब निसार जाते हैं। साकिब निसार खैर फिर जब नून लीग टारगेट करती है, नून लीग को ये भी होता है कि साकिब निसार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब साकिब निसार उस बेंच में नहीं थे, साकिब निसार भी खैर फिर पर्सनल हो जाते हैं। उन्होंने फिर कहा, उन्होंने एक तकरीर की, जुडिशरी आपका बाबा है, आप इसको बुरा भला ना करें, जिस पे बाबा रहमता कहते थे ना। उसके बाद उन्होंने भी उनको भी किसी ने कहा कि आप एक्टिव हो, एक्टिव कर दिया साकिब निसार को
कि सिर्फ ये उनको पीटीआई चाबी दे दी अब ये सिर्फ जो पीटीआई सबको देते हैं एस्टेब्लिशमेंट। पीटीआई के बस में नहीं है सिर्फ नून को कंट्रोल यानी कमज़ोर करना। साथ साकिब निसार का जुडिशल एक्टिविज्म पीक पे चला गया। कभी वो डैम बना रहे हैं, कालाबाग डैम बना रहे हैं, डैम के लिए फंड इकट्ठे कर रहे हैं और साथ मलिक रियाज से वो पैसे 450 अरब रुपए की डील भी हो रही है, करवाई जा रही है। तो वो जो टाइम था तलाल साकिब चौधरी साहब जिस तरह दानियाल अजीज साहब को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं देखें लाइक अच्छा अब इसमें एक और बड़ा रोल है ना कि जब नवाज शरीफ को पार्टी हेड के लिए नायल करना था कि पनामा के बाद वो केस अपने पास साकिब निसार है और उसमें जो पिटीशन दायर करती है पीपल्स पार्टी भी करती है। हालांकि कहा गया किसी ने कि आपको क्यों करें, लेकिन उन्होंने भी उसमें जो पार्टी हेड से नायली हुई उसमें पीपल्स पार्टी भी पार्टी और लतीफ़ खोसन के वकील थे, फ़रोग नसीम थे गालिबन इनके पीटीआई के थे ये जो भी एमक्यूएम के थे, तो पार्टी हेड से भी उनको फारिग कर दिया गया। उसके बाद जो सेंटर थे वो आज़ाद लड़े थे ये डॉक्टर मुसद्दिक और जी ये जी इनके टिकटें उन्होंने आज़ाद कर दी थी कि ये तो जो 2 साल नवाज शरीफ पार्टी एक साल ना सीधी बात है साकिब निसार ने टारगेट किया नून लीग को और पीटीआई को और उसका फायदा हुआ इवन जिस इमरान तरह खान साहब को उन्होंने ही सादिक और जिस तरह 2009 से 13 तक इफ्तिखार चौधरी के दौर में पीपल्स पार्टी टारगेट हो रही थी और नून लीग बेनिफिशियरी थी और साथ ही जुडिशल एक्टिविज्म की। इसी तरह साकिब निसार के एक साल में जो है वो पीटीआई साथ थी और टारगेट नून हो रही थी। तो ये सिलसिला चला। फिर आगे आसिफ सईद खोसा का टाइम आता है तो आसिफ सईद खोसा वो जुडिशल एक्टिविज्म तो नहीं करते लेकिन एंटी नून के सेंटीमेंट उनके हवाले से थे। उन्होंने पैगामात भी बल्कि जब एवन फील्ड में सज़ा मुअत्तल की इसने अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस दूसरे थे मेरे ख्याल मियां गुल थे, उसके बाद ये बड़े पैगामात आए कि यार आप मेन अपीलें डिसाइड करें सुप्रीम कोर्ट में। वो चाह रहे थे कि मेरे दौर में ही इनको फाइनलिटी मैं दे दूँ इनकी सजाओं को, लेकिन वो एक मामले में नून लीग को अतर मिनल्ला साहब को यानी उस मामले में उनको देना चाहिए क्रेडिट कि उन्होंने उनकी सज़ा मुअत्तल करके एवन फील्ड में वो अपीलें पेंडिंग रखी जब तक जो एंटी नून जजेस हैं वो उनका सफाया नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। अगर वो 3-4 साल में अगर वो उस वक्त आ जाता तो पता नहीं क्या होता। इवन आपको याद होगा एक दफ़ा नवाज शरीफ को कोई ज़मानत दी गई थी किसी चीज़ में तो फिर उस बाद दोबारा गिरफ्तार करवाया आसिफ सईद खोसा के साथ याही अफरीदी थे और सजाद अली शाह थे। वो अल-अज़ीज़िया केस की उन्होंने सज़ा मुअत्तल की थी जज अरशद मलिक की वीडियो आने पर और उसके ऊपर फिर आसिफ सईद खोसा साहब ने एक बड़ा सख्त फैसला लिखा है जिसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स भी तय किए कि कोई वीडियो अगर आएगी तो वो एडमिसिबल किस तरह होगी। तो वो मैं ये और कह रहा हूँ उन्होंने इंतहाई डिस्प्लेयर शो किया कि आपने इस स्टेज के ऊपर कैसे सजा मुअत्तल देखें कर दी। बात ये है कि चाहे आसिफ सईद खोसा कहना है जी मैं तो आखिरी जब उन्होंने हमसे मीडिया से बात की थी उन्होंने कहा था मैंने ज़िंदगी में कभी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं रखा। 1-2 दफ़ा जब मुमताज़ कादरी का फ़ैसला आया ये मैंने किया ये तो मुझे पैगामात दिए गए कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी है तो मुझे अनवर ज़ई जमाली के चैम्बर में मैंने कहा मैं उधर ही आ जाता हूँ। उधर उन्होंने बात की कि जी ये आए हैं कुछ लोग कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी है तो मैंने कहा जी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वैसे अगर आप कोशिश करेंगे इस किस्म के एलिमेंट को हम किसी उनको खुद ही आप समझा दें तो खैर वो टाइम एक वर्ड यूज कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में लगता है दाना डालते हैं ये आप पर अगर आपने दाना चुग लिया लेकिन तो आसिफ सईद खोसा एंटी नून तो थे लेकिन एक उनकी जो अचीवमेंट थी कि हाई ट्रीजन केस जो 2014 में स्टार्ट हुआ मुशर्रफ मुशर्रफ को जो सजा के लिए उन्होंने जो स्पेशल कोर्ट के लिए जो हेड चुना वकार सेठ को चुना। वकार सेठ को आसिफ खोसा साहब ने बताया कि जब मैंने नोटिफिकेशन करवा लिया तो दूसरा भाइयों को पता चला उनके बकौल भाइयों को तो भाइयों ने वो सेक्रेटरी को ही सस्पेंड कर दिया था लाख लेकिन वो नोटिफिकेशन हो चुका था वकार सेठ। उन्होंने जो लोग चुने थे ना शायद करीम और ये और तीसरे थे सिंध के कोई जाए तो वह 2-1 से फैसला था तो वो आसिफ सईद खोसा ने पहले एक जजमेंट दी कि भाई 342 की स्टेटमेंट के बगैर भी मुशर्रफ को सजा हो सकती। ये वो एक टाइम था। फिर आसिफ सईद खोसा का ये था कि पीटीआई जो है मुझे एक्सटेंशन देगी। उनका ये था कि जज जो है वो नालायक हैं मुझे चीफ जस्टिस या और सबको 3-3 साल दे दिए जाए। पीटीआई वालों ने क्या किया कि फ़खर इमाम और अमजद न्याजी के ज़रिए एक बिल पे मूव होता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का और कि जी 3 साल जजेस की एज बढ़ाई जाए रिटायरमेंट एज यानी मैक्सिमम एज 65-68 की। तो वो ऐसे ही एक था कि ज़रा लारा लपा सके। लेकिन जब आसिफ सईद खोसा ये है कि फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि जी मुझे भी कहा गया कि आप बात करो उनसे तो
मुझे असद खोसा साहब की तरफ से हाँ, कहा गया उस- फरोग नसीम से कि हाँ। बात करो मेरी एक्सटेंशन की। वो कहते हैं मतलब है कि उधर से आता था कि जी आप बात करें, तो वहाँ तो बकौल फरूक नसीम साहब के उन्होंने कहा जी मेरे तो मैं एमक्यूएम के 10 महीने हैं, मैं किधर से बात करूं। और फिर उन्होंने वो कहा उन्होंने कहा जी ये जो भी अब कि जी आप किसी उनसे करें ना, तो जो करवाते हैं ये जो भी ना मामला, तो वो मेरा ख्याल है कि जब खोसा साहब को समझ आई कि यार ये एक्सटेंशन तो नहीं दे रहा है मुझे, तो इन्होंने ट्रैप किया। और मैं एक अच्छे खासे समझदार जज, अच्छा एक करियर है, लेकिन वो आ गए उसमें बहकावे में। बिकावे में कि जी एक्सटेंशन आ रही है 3 साल की हो रही है। हालांकि आपने नून लीग को कुछ छोड़ा ही नहीं है, उनको टारगेट किया, वो उनकी अमेंडमेंट के और 2/3 कैसे पूरी होती है अगर उनके एमएनए ना होते। नून लीग पागल है जो आपको 3 साल देती। और फिर वो और फिर वो होता है कि साथ आप उनको जमानते नहीं दे रहे, नून लीग क्यों देती? पैसे देखिए ना, बंदे की सोच में अंदाजा लगाए ना। तो जब खोसा साहब को ये समझ आई कि भाई वो आखिरी दिनों में पिटीशन आ जाती है, हनीफ राई साहब वैसे चस्के के लिए एक पिटीशन के जी ये दोबारा जो एक्सटेंशन है कमर जवेद बाजवा की ठीक नहीं हुई, तो वो टेकअप कर लेते हैं। वो खैर वो बताते हैं कि जब पिटीशन आई तो मैंने बुलाया पहले अटार्नी जनरल को अनवर मंसूर को कि जी ये इस किस्म की पिटीशन आई, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी, तो अनवर रई जमाली साहब वो अनवर मंसूर ने जो चीज़ें जो सवाल उन्होंने पूछे उनके जवाब नहीं दे सके। खोसा साहब ने समझाया कि यार ये ऐसा ही मौका है दाल मुकाबला करने। उन्होंने फिर वो पिटीशन लगा दी। अनवर मंसूर शाक में कि भाई मैं समझा कि मैं मुतमैन कर गया हूँ, ये तो पिटीशन लग गई है। पिटीशन जब के लिए बेंच की बात हुई तो बकौल उस वक्त कि खोसा साहब ने पहले बात की गुलजार साहब की, तो गुलजार साहब ने कहा कि जी रवायत ये है कि जब कोई चीफ जस्टिस बनने वाला हो तो कंट्रोवर्शियल केस में नहीं बैठता। उन्होंने मैं इतने भाई बड़े मेरी केस को तरफ सुना, कंट्रोवर्शियल कह दिया। मैं ना नहीं मैं नहीं बैठ। फिर वो खोसा साहब ने अपने पास जो ओरिजिनल जो बेंच चल रहा था मजहर अलमिया अलमिया खेल खेल और और मंसूर मंसूर अली अली शाह, शाह। इनके पास वो लगा देते हैं और वो केस फिर लगता है और 2-3 दिन काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बैकफुट में जाती है। और फिर 6 महीने मिलते हैं कि जी आप मैंने इसको करें आर्मी अगर एक्ट अमेंडमेंट। आर्मी एक्ट में अगर नहीं होती तो फिर आप नहीं, आपकी एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को इख्तियार है। अब उसका ये फ़ायदा होता है कि जो ही वो पार्लियामेंट को इख्तियार देते हैं, नून लीग उससे फिर बारगेनिंग होती है इस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले जाते हैं उस बेस पे जो वोट देती है ना नून लीग। जी जी। अब ये कहते हैं कि मंसूर अली शाह ने जी 6 महीने दिए, जो भी दी गलत किया, बिल्कुल। आसिफ सईद खोसा ने अगर एक्सटेंशन गलत थी तो फारिग था, लेकिन नून लीग ने क्यों वोट दिया जी? ये तो वोट को इज्जत दे रहे थे, बिल्कुल इनको क्यों दिया? वजह यह है कि आप फिर प्लेटलेट्स गिरे और वो जो बैरून मुल्क गए वो किस चक्कर में इन्होंने गए? उसी फैसले का फायदा उठाया। फायदा उठाया, जो जी। पीपल्स बार्गेन पार्टी ने किया। अपना फायदा उठाया, सारा कुछ किया, तो वो सारी चीज़ें हुई। और अच्छा, इसमें एक एपिसोड आया, वो हम वो कर रहे हैं, वो काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस। जी काजी फैसा की एक साकिब निसार से नहीं बनती थी, आपको पता है, क्योंकि ये एक ग्रुप था, इफ्तिखार चौधरी, जवाद ख्वाजा, काजी फैसा, ये एक तरह, साकिब निसार और ये लोग दूसरी तरफ थे। तो साकिब निसार से इनकी नहीं बनती थी। साकिब निसार ने पहले इनकी जो एक पिटीशन टेकअप की कि जी इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीज़ वो गलत है, को वारंटों की पड़ी, हनीफ राई साहब की पड़ी। उस पर शोर मचता है कि भाई एक जज के खिलाफ जो है को वारंट हो, ये जब शोर मचता है तो साकिब निसार ने बलूचिस्तान जाना था। अब उन्होंने कहा यार ये उधर तो वकीलों ने शोर मचाना है, इस पिटीशन को पहले डिसमिस करें। वो पिटीशन लगती है राई साहब का, बाकायदा पुलिस के जरिए राई साहब को बुलाया जाता है। इमरान खान से उठवा के लाया गया। मतलब साकिब निसार के दौर में भी लाया जाता है, पहले भी। और फिर साथ ये होता है कि अनवारुल हक पन्नू लाहौर हाई कोर्ट के जज, वैसे अच्छे जज थे, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ प्रेसिडेंट थे, उनके ज़रिए पिटीशन कराई जाती है, क्योंकि वो पन्नू साहब थे एहसन भून साहब के। एहसन भून साहब की बड़ी कुर्बत थी साकिब निसार का। अली जफ़र वकील थे हम उसके, पन्नू साहब के, उन्होंने भी इनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया काजी फैसा की। तो काजी फैसा की अपॉइंटमेंट तो उन्होंने कहा जी नहीं ठीक है, अब ये नई अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, बलूचिस्तान में जो भी वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये बलूचिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट है ये नई है, इसका उससे कोई इफेक्ट नहीं है। इस तरह वो बच जाते हैं। लेकिन साथ ही फिर जब वो फैज़ाबाद धरना की जजमेंट देते हैं, अब फैज़ाबाद धरना में वो बकौल इफ्तिखार काजी फैसा के कि जब उसने मौलवी खादिम मौलाना खादिम रिजवी साहब ने कुछ साकिब निसार के हवाले से कुछ अल्फाज कहे, कुछ ये कुत्ते बातें, नहलाता है हाँ मतलब जज। ये, तो उसका उनको गुस्सा था साकिब निसार को, तो उन्होंने को बात नहीं काजी फैसल, उन्होंने साकिब निसार से कहा कि जी ये क्या बात है,
उन्होंने कहा तुम ले रहे हो नोटिस? तो वो साकिब काजी फैसा के वैसे ही जहन में था, तो वो बेंच में कोई वकील पेश नहीं होता तो उसका वो बेंच नोटिस ले लेता है काजी फैसा। लेकिन काजी फैसा साकिब निसार का उनके बकौल जो गुस्सा जो अलामा खादिम रिजवी ने जो बात की उसका वो उनको एक था कि था भाई कि वो वो जो सो मोटो आता है तो सो मोटो में यानी केस शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें काजी फैसा तो उस वक्त नून लीग भी ज़ेर ताब थी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ थे काजी फैसा। हाँ और ऐसी जर्नलों के खिलाफ बातें करना, वर्दियों, एक वो ANF का आया वर्दी में एक अफसर, उसको रगड़ा दिया। तो जब ये फैज़ाबाद का केस धरना का केस चल रहा था, इसमें ISI की रिपोर्ट आई कि भाई ये इनके नेक्सस क्या हैं, ये वो। तो बाद में समझ आई कि भाई अभी ये केस ज़्यादा चल रहा है, तो 2 हफ्ते के लिए केस एडजर्न हुआ तो साकिब निसार ने वो केस लंबाई नहीं लगाया, यकदम एक दफ़ा लग जाता है। फिर जो वो काजी फैसा उसके और उनके साथ मुशीर आलम थे, ये जजमेंट रिजर्व करते हैं, फाइनल जजमेंट दे देते हैं और वो जजमेंट में उस सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की रोल की बात करते हैं। फिर काजी फैसा एबटाबाद कौन सा क्वेटा कमीशन जो वकील शहीद जी हुए थे उसकी रिपोर्ट भी, उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट के रोल को क्वेश्चन करते हैं। रिमास में कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बातें करते हैं। सबसे ज़्यादा ये बात है हुदैबिया पे मेल का जो केस है वो उड़ा देते हैं। सब इफ्तिखार जो आसिफ सईद खोसा और काजी फैसा की बड़ी दोस्ती, अच्छा ताल्लुक था। वो कहते हैं क्रिमिनल लॉ मैंने आसिफ, लेकिन आसिफ सईद खोसा जो है ना वो दिल में बात रख ले। जब हुदैबिया उन्होंने उड़ाया ना तो आसिफ सईद खोसा को उस चीज़ का था कि भाई यार उसके बाद वो एक रेफरेंस आ जाता है 2019 में उनके खिलाफ, सदारती रेफरेंस। सदारती रेफरेंस। और सदारती रेफरेंस भी पहले हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया जाता है कि जी रेफरेंस आ रहा है, तो जो जो वो काजी फैसा के ख़िलाफ़, तो देखिए बड़ा मुश्किल उस वक्त ये था कि मुश्किल है जी रेफरेंस है, क्योंकि वो दूसरे थे फ़रोग नसीम लॉ मिनिस्टर थे। एक ना मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया कि जज जो है वो उनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी हैं वो नहीं देना चाह रहे, ये नहीं करना है। फिर वो जब मैसेज आता है तो मैं मैसेज फ़रोग नसीम साहब को भेजता हूँ कि सर ये बात ठीक है, तो उनका फ़ोन आ जाता है। उन्होंने कहा हाँ रेफरेंस फाइल हो चुका है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना, और ये है, ये मैंने फिर ब्रेक की थी खबर। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर लॉ मिनिस्टर से एक अच्छा ये नहीं तलक रहा है कि उन्होंने खबरें उस वक्त, अब तो वो खबर मैंने ब्रेक की ट्विटर पे। फिर मेरे साथ हम 2-3 साफ़ी एक जगह सीनियर बैठे थे, मेरे साथ कयूम सिद्दीकी साहब थे और नासिर इकबाल साहब थे। रात को हमने 11-12 बजे उनके इलाक पे प्रोग्राम की कि रेफरेंस फाइल हो गया जी, ये वो 2-3 जजेस। फिर हमने कापी 2-4 दिनों बाद सबसे पहले कापी मुझे और नासिर इकबाल साहब को मिलती, और लेकिन वो चीज़ें मैंने जिस तरह नहीं हुई कि आसिफ सईद खोसा तो निकालने के लिए थे कोशिश में, लेकिन वकील सारे इकट्ठे हो गए, दोनों धड़े, जो एक फ़र्क पड़ा। फिर मीडिया भी साथ हो गया, एक स्ट्रेटजी भी उनकी अच्छी थी। फिर ये है कि आगे जो है वो चीज़ें आपके सामने हैं, जो जिस तरीके से वो केस चलता रहा रेफरेंस वाला। रेफरेंस में आसिफ सईद खोसा और वकार सेठ भी थे, उन्होंने इनको नोटिस किया शोकाज। अब उनके पास इनको चारा नहीं था इनके पास, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जब इन्होंने आसिफ काजी फैसा ने कुछ अपनी डॉक्यूमेंट दिखाए खालिद अनवर साहब को, जो चचा थे मुनीब अख्तर साहब के। तो उन्होंने कहा कि मुनीर मलिक साहब को कि मुनीर ये आसान नहीं है, ये तो मामला ख़त्म हुआ, ये इससे तो उड़ा देंगे इसको। तो उस पर फिर इन्होंने कहा देन वी शुड डायरेक्टली अटैक ISI। तो फिर ये मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं गलत समझ रहा हूँ, कि जो काजी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस था उसके दिफा में जो काजी साहब डॉक्यूमेंट्स लाए अपनी फैमिली की जायदादों के और अपने उस फैमिली से ताल्लुक़ के फाइनेंशियल ताल्लुकात के, वो डॉक्यूमेंट्स जब उन्होंने मशवरे के लिए दिखाए कि मैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या कोर्ट में पेश करूं कि ना करूं, और मुनीर मलिक साहब ने वो फिर मुशावरत नहीं, की, खालिद अनवर साहब से तो उन्होंने खुद की, लेकिन काजी साहब ने मुशावरत की, तो खालिद अनवर साहब ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर कोर्ट में डॉक्यूमेंट उनके बकौल ये था कि ये डॉक्यूमेंट से जो है वो आसिफ सईद खोसा के सामने ये आए,
उड़ा देंगे। वो काजी साहब को उड़ा देंगे, हाँ हटा देंगे, हाँ फारिग कर देंगे। लेकिन हाँ ठीक है, फिर काजी साहब को ये स्ट्रेटजी बेला फाइडी बदनीति कि जो है ना, इसको बदनीति बजाय आप डॉक्यूमेंट्स और मनी ट्रेल की बुनियाद पर अपना दिफा करें, आप इसको इस तरफ ले जाएं कि ये मेलाफाइडी है, हाँ, बदनीति है लेकिन मेरे एक खिलाफ, चीज और ये आईएसआई का है। एक चीज असद है जो हम जरी बात है काजी फैसल के खिलाफ है, मतलब उनका जो पास का कंडक्टर अभी जो रिसेंट आखिर में रहा, लेकिन जो शॉकिंग चीज़ थी जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए और सबके लिए, जो ARU जो मनी ट्रेल सरीना ईसा ने बताई ना कि ये बैंक अकाउंट से पैसे बाहर गए हैं, काफ़ी पैसे उन्होंने कहा था ना कि हमने भेजे हैं, वो फॉरेन अकाउंट था, वो फॉरेन अकाउंट के पैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मद में पैसे, वो चीज़ें इनकी कोई स्टडी नहीं थी। ARU की हाँ यार, और मतलब ये दूसरा कमजोर ये है ना कि दूसरा ये है कि भाई देखें वकील बहुत सारे इसमें ये भी तसर था ना कि काजी फैसा जो फर्म उनकी थी, जो जब वो जज बने तो वो फर्म में जो कोई हिस्सा आया वो उसके पैसे होंगे, लेकिन मनी ट्रेल एक हद तक के वो एक अकाउंट दिए गए, वो उसने सरीना ईसा ने जिसके ज़रिए पैसे गए, आखिर में उमर अता बंदयाल तो यही कहते रहे ना कि उस अकाउंट का पता था आपको कि साइन जॉइंट अकाउंट था और आपने आपका और सरीना ईसा का। सही नहीं सका वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें थी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस वक्त जजेस भी इनके खिलाफ थे, आसिफ सईद खोसा भी खिलाफ थे, काजी साहब के लेकिन इन्होंने क्या किया, काजी फैसल जनरल ने बाजवा जब कहते भी नहीं, कोर्ट के अंदर से मिलो, अंदर कहते से कि करो, अंदर से, रेफरेंस करो हाँ, उसके खिलाफ। लेकिन जो ही काजी फैसा ने अटैक किया ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आसिफ सईद खोसा को भी, तो आसिफ सईद खोसा भी बैकफुट पे चले गए। वो स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब रही काजी फैसा, और बात तो ठीक है ना, काजी फैसा को टारगेट इस वजह से नहीं किया जा रहा था कि वो करप्ट है, वो तो इस वजह से किया जा रहा था कि उस फैज़ाबाद वक्त की एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी, कह रही थी कि हमें ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और फैज़ अमीर को जो अटैक कर रहे थे। काजी फैसा में एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से उनको मेरा ख्याल है सुप्रीम जुडिशल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी नहीं लाया गया, कि जब वो अगर उनमें है कि वो किसी टाइम पे भी वो अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोस्टर लिया तो वो इनको भी फारिग कर सकते, तो इस वजह से मेरा ख्याल है उनको नहीं है, लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट तो उनसे तंग थी ना, इसी वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। अच्छा, फिर गुलजार अहमद साहब का टेन्योर आता है, जी। वो फिर गुलजार तो साहब के दौर में भी काजी फैसा को टफ टाइम मिलता ही रहता है, गुलजार साहब को चलाते हैं वही, वो कंटिन्यूटी होती है, इजाजुल हाकिम हसन और वो निसार और आसिफ सईद खोसा और गुलजार, वो वही एक कंटिन्यूटी होती है। उमर अता बंदयाल उनके सीनियर जज होते हैं, सीनियर वही प्रीमियर। वही चलाते हैं, लेकिन उस वक्त भी जैसे देखे ना जजेस उन्होंने अपने लाइक माइंडेड भर्ती शुरू की है, उन्होंने जूनियर जजेस को लाए, सीनियर को इग्नोर किया, बिल्कुल अकील अब्बासी को नहीं लाया गया, और अब देखें कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं उनको मुनीब अख्तर की रिकमेंडेशन पे लाया गया, यानी लाया गया उमर अता ऐसे गुलजार अहमद के दौर। और फिर वो उनका दौर वैसे काफ़ी हद तक मस्का खेस भी था, जिस अंदाज में मसला वो टावर गिराना, मसला टावर उन्होंने गिराया, कोरोना के दौरान जिस किस्म के रिमार्क्स देते करप्शन, पीपल्स पार्टी उनका फेवरेट मौजू होता था कि भाई ज़रा सिंध गवर्नमेंट पे ना, गवर्नेंस पे उनका एक था कि जी वो कहते थे 1980 का कराची बहाल करना है, वो कैसे बहाल हो। अब इतनी आबादी हो गई, वो एम्प्रेस मार्केट गया। पता है मैं इस दफ़ा गया कराची, तो मैं जा रहा तो वो मेरे एक दोस्त हैं, उनके ड्राइवर मुझे कहीं पर लेके जा रहे थे, तो वो एम्प्रेस मार्केट के पास से हम गुजरे थे, तो उसने मुझे दिखाया, उसने कहा ये देखें ये अंदर अपना ये चरसी, ये हीरोइन वाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे दुकानें थी, ठीक, और उन्होंने कहा हज़ारों लोगों का यहाँ पे रोज़गार था, वो सारे बेरोज़गार हो गए और आज इस जगह के ऊपर ये हीरोइनची और ये सारे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ये गुलजार अहमद साहब खिदमत करके गए कराची की, ठीक है। अब क्या मतलब 1980 का कराची बहाल करने लगे हुए थे। अच्छा, नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन ये है कि वो पीटीआई की हुकूमत थी, गुलजार साहब ने कोई उनको उस तरह का, क्योंकि वो अटार्नी जनरल खालिद जवेद खान थे, वो चीज़ें मैनेज कर लेते थे, गवर्नमेंट को किसी किस्म का मसला नहीं होता था। ये वही टाइम था जब बैरियर टाउन के पैसे आए थे। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बाद फिर उमर अता बंदयाल साहब आते हैं और एक सीन चल रहा है, फिर वो जिसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस तक जाता है उनका दौर, बड़ा एक टर्मोइल, पंजाब में इलेक्शन और ये वो देखिए वो जुडिशल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स मिक्सअप हो गई,
एक तरफ वो जजेस थे जिनको हम तसर देते थे कि प्रो पीटीआई जजेस ये क्या, और एक वो जजेस थे जिनको हम आज़ाद मंच जजेस कहते थे, लेकिन उनमें कुछ प्रो नून जजेस थे, हम्म। और वो हमने बाद में देख लिए कि कौन से प्रो नून थे और कौन से आज़ाद मंच थे हाँ, जो इफ्तिखार जज नून के साथ जुड़े हुए सॉरी थे, वो काजी भाई जिनकी साहब प्रो नून थे। हाँ मतलब नून के साथ जुड़े हुए थे। अब उमर अता बंदयाल साहब जो थे, मैं समझता हूँ कि अगर जितने चीफ जस्टिस हैं, अगर नासिर मुल्क साहब को मैंने इतना नहीं देखा यानी उनके साथ, लेकिन जितनी तनकीद उमर अता बंदयाल पे हुई इतनी शायद किसी पे मैग्नेमिटी थी उमर अता बंदयाल में। हमेशा मीडिया के किसी ने उसको बुरा भला भी उन्होंने कहा ना, तो हमेशा उन्होंने बड़ा एक अच्छा जस्टिस दी। उमर अता बंदयाल में एक चीज़ थी कि वो ना धड़ेबाज उन्होंने चलाई जजेस अपनी जो जुडिशरी है, लाइक माइंडेड बेंचेस बनाए। अगर वो फुल कोर्ट बनाते, सारे जजेस को शामिल करते, कोई रोल नहीं, कोई मसला नहीं था। लेकिन वो अपना वो आगे से वो भी ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो बेंच बनाए थे, 90 दिन के अंदर इंतखाबात में क्या हुआ, या उसमें मिलिट्री कोर्ट में क्या हुआ, काजी फैसा उठ के चले गए, उठ के कोर्ट रूम चल रही है तो उठ के, वो सारी बात है। लेकिन वो इट वॉज टू लेट। पहले की बात है जब आर्टिकल 95 का प्रोसेस हो रहा था, जब कासिम सूरी की रूलिंग थी, उसमें जब वो एहसन भून ने उनसे रब्ता किया कि जी ये हो रहा है, तो उन्होंने जब उस वक्त वो काजी फैसा को हर मामले में बिठाते, और कई 63 डे की इंटरप्रिटेशन थी। और एहसन भून ने किसमें उनसे रब्ता किया? जब वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, और जब कासिम सूरी की रोलिंग में जब ये कहते हैं ना कि जो अतर मिनल्ला ने अदालत खोली, और ये जो उस वक्त जो सारा रोल प्ले कर रहे थे वो एहसन भून कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के तौर पे, और वो खुद उन्होंने पिटीशन दायर की थी, आपको याद होगा आर्टिकल 95 का उनका बड़ा रोल था। तो ये एक टाइम था, मैं समझता हूँ कि और एहसन भून उस वक्त प्रो नून थे। वो तो सारा ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप था ना। लेकिन बात देखें ना, कासिम सूरी की रूलिंग में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये कोई तरीका तो नहीं ना कि आप पूरी पार्लियामेंट ही खत्म कर दें। ये तो फिर I कल agree. जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होगा वो असेंबली तोड़ देगा, ये भी मुनासिब नहीं है ना। फिर जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का जब मामला आया, मेरा ख्याल है कि जो प्रो नून जजेस थे उन्होंने बंदयाल साहब पे दबाव था उनके धड़े का कि भाई इस मामले को टेकअप करें। अब लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कंटेम्प्ट की चल रही है, 2 दिन 5 दिन वेट करें। मंसूर अली शाह ने यही कहा ना कि लाहौर हाई कोर्ट को 3 दिन दें कि वो डिसाइड कर ले इंट्रा कोर्ट अपील, फिर आने दें। 100 मोटो में इतना लंबा। फिर ये है कि जब पता चल गया, आप देखें जो जजेस जो ड्राइविंग सीट पे थे 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना चाहते, अगलों ने वीडियो ऑडियो ले आए, चीज़ें आपकी बहुत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन थी, काजी फैसा और आपके अंदर मिसट्रस्ट था, काजी को 4-5 साल का गुस्सा था, वो आपको किसी मामले में क्यों था, उनके किसी जगह और मामला सेट हो गए थे। तो वो सारी चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि बंदयाल साहब से चीज मैंने नहीं हुई। लेकिन अब उनकी वो गलतियाँ कुछ छोटी लगती हैं जब काजी फैसा ने जो कुछ किया। और वो उस दौरान ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आता है, वो जो फिर काजी साहब चैम्बर में घुस जाते हैं कि मैं हियरिंग नहीं करूंगा नहीं, किसी वो केस की। प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट में और अब देखें तो ना, बाज लोग कहते हैं कि शायद वो भी काजी साहब का वो ब्रेन वजह ये चाइल्ड थी, था। देखें वजह ये थी कि जिस तरीके से बंदयाल साहब हर बेंच में इजाजुल हसन, हर बेंच में मंसूर मुनीब अख्तर, तो ये था कि आप प्रैक्टिस एंड फ्यूचर, मैं समझ में प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट का आइडिया बुरा नहीं है। चीफ जस्टिस के इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए। माजी में जो तबाहियाँ हुई हैं वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात की वजह से, लेकिन वो नहीं, वो ज़िद में आ गए, वो समझे कि ये अब वो उस वक्त ये भी था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात और ये क्यों एक्टिव हैं। एक तसर ये मिल रहा था कि कहीं काजी फैसा को चीफ जस्टिस से रोकने के लिए मूव हो रही है कि पहले ताकि इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन तो पीटीआई ने जीतने थे जो भी थी, तो ये एक तसर भी था। तो इस वक्त ये मेरा ख्याल है कि चीज़ें सही मैंने नहीं। फिर काजी साहब का दौर आता है इनकलाबी दौर। देखें काजी फैसा ने शुरू में बड़ी अच्छी स्टार्ट की इनिंग, मामला उनका ख़राब होता है जब बड़ा इम्तिहान आता है इलेक्शन का। उनके 2 ही जिनकी वजह से उनकी तबाही हुई है, 6 जजेस का ख़त और एक दूसरा 13 जनवरी का इलेक्शन का जब वो जजमेंट देते हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जजमेंट इलेक्शन कमीशन ना देती अगर उनको यकीन ना होता कि हमारा जजमेंट ये सिंबल वाला सुप्रीम कोर्ट से इंडोर्स हुआ। और फिर आपके सामने है कि जब वो 13 जनवरी के फैसले के बाद जो हालात बने, जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन काजी फैसा की ये ज़िद थी कि मैं इलेक्शन करवा लूँगा, लेकिन और इवन आपको याद होगा कि एक फ़ैसला करवाया गया, या जो भी यही बाकर नजफी साहब के ज़रिए कि जो आरओज़ हैं, पीटीआई की पटिशन थी कि ये एग्जेक्टिव से ना लिए जाएँ, जो एग्जेक्टिव से लिए गए थे इलेक्शन कमीशन, वो नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ। तो काजी फैसा ने तुर्की जाना था, तो शाम को अदालत लगती है, साथ मंसूर अली शाह और
ये एक तो रगड़ा देते हैं कि ये अनबिकमिंग जज है जो ये इन्होंने किया है। क्या नाम है ये नासुल मुल्क ने नहीं इसने वो ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जी जी जो क्या नाम है बाकर नजफी थे। बाकी नहीं, और इनके खिलाफ तो मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। खैर वो तो क्लास फेलो थे मंसूर अली शाह के, उन्होंने वो चीज़ निकलवा ली, लेकिन काजी फैसल को बहुत गुस्सा था। खैर इलेक्शन तो होता है, इलेक्शन आपके सामने है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो वो इलेक्शन 13 जनवरी के बाद वो और काजी साहब को कोई और फिक्र नहीं मेरे होती ख्याल कि में लेवल प्लेइंग तबाही जो है ना काजी फैसल ने अपनी 13 जनवरी पे की। फिर जो कसर थी वो 6 जजेस के ख़त पे थी, जो जिस तरह उन्होंने 6 जजेस के ख़त को इस्तेमाल मतलब किया मामला। अच्छा, फिर उसके बाद काजी साहब का तो धमाकेदार टेन्योर गुजर गया। और आखिरी साल उन्होंने सिर्फ इस चीज़ में कि यार मुझे 3 साल मिले हैं, तबाही हो गई है, उसमें एक्सटेंशन के लिए जो कुछ किया वो आपके सामने है। एक्सटेंशन की लालच में उन्होंने हाँ। 26वीं यानी तरमीम की राह हमवार करवाई। जी। ठीक। 26वीं तरमीम सारा जो प्रैक्टिस एंड कुछ प्रोसीजर एक्ट की कमेटी तुड़वाई। तुड़वाई सारा कुछ किया, पर्सनल हो गया। वो समझ रहे थे कि जी मेरे साथ साजिश हुई। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी और अतर मिनल्ला की तलखी हुई। उनको निकालने में अतर मिनल्ला का बड़ा रोल है, पूरी सियासत हुई है उनके साथ। उनको एक्सटेंशन ना लेने देने में। एक्सटेंशन ना लेने में उनकी और एक और आदमी दोनों को घर जाना पड़ा। लेकिन ये है कि वो अतर नदीम मिनल्ला- अहमद अंजुम साहब वो जो भी है, लेकिन ये है कि अतर मिनल्ला ने वो जो सारे जजेस को इकट्ठा किया 12 जुलाई में, उसमें बड़ा रोल था उनका, इसमें कोई शक नहीं। और सियासत हुई है, लेकिन अल्टीमेट बेचारे जो जिनके साथ ज्यादती हुई, Casualty। वो मंसूर अली शाह। मंसूर लेकिन अतर मिनल्ला ने तो चीफ जस्टिस नहीं बनना था। तो लेकिन ये है कि देखिए मंसूर अली शाह से ज़्यादा जुडिशरी काजी फैसल को इतना गुस्सा था कि उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन ही डैमेज कर दी। उन्होंने कहा मैं इवन उनके करीबी लोग कहते हैं कि अपने उस एक्सटेंशन के लिए वो अभी भी नहीं मानेंगे, उनके करीबी भी नहीं मानेंगे कि जी वो नहीं किसको कहा था। वो तो लॉ मिनिस्टर नहीं मानते, लेकिन उनका आपको पता है किसी और जगह बातचीत हो रही थी जो भी, और उनको गुस्सा था कि मुझे क्यों नहीं दिया गया, मैंने सिस्टम के लिए इतना कुछ किया। और फिर वो एक्सटेंशन भी ना मिल सकी, लेकिन उनकी एक्सटेंशन यही अफरीदी आ गए। जी ठीक है। यही अफरीदी साहब, आपको पता है शुरू में यही कहा गया कि जी वो ना आते तो अमीनुद्दीन आ जाते तो बड़ा ठीक है सिस्टम। आप तो खैर पहले दिन से ही कहते थे कि यार ये नहीं है ठीक। यही अफरीदी साहब ने जब वो आए तो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि वो सिस्टम के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी है। मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस नहीं बने उसकी वजह मुख्तलिफ है। एक वजह तो चलें वो एक मुलाकात की बात भी होती है। कुछ कहते हैं, अब जो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि उनकी फैमिली की किसी बंदे ने कहा जी कि तैयार हों PTI का वो जो इलेक्शन की तैयारी करो। इलेक्शन की हवाले से कि जी इलेक्शन को ख़त्म कर देंगे, ये जो फॉर्म 47 वाला मामला। जो मेरे ख्याल में एक बात आई है वो ये है कि उनकी बात फिर भी थी, उनसे जो लोग थोड़े से खायफ हो गए वो उनकी वजाहतों पर, जो उन्होंने वजाहत हुई रिजर्व सीटों के केस की दी। हाँ, वजाहत जो पहली उन्होंने जारी की तो बताया जा रहा है कराची के जजेस रिलक्टेंट थे। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने एक वजाहत जारी भेजी उनको कि ये भेजें आपकी सख्त। उन्होंने कहा ठीक है ये भेज देते। उसमें वो भी शामिल थे जो इस वक्त बेनिफिशरी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी। हाँ, इरफान सादात साहब, ये तीनों थे ना। और तो हाँ जी जी, ये पहले तो ये उस वक्त वजाहतें थोड़े रिलेक्टेंट थे, लेकिन बाद में वजाहत जो इनके इनपुट से आई वही जारी हुई बाद उसके में। बावजूद हाँ, ये बाद में फिर हाँ। गए। तो फिर याही अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने देखें 55 साल दोस्तियाँ भी ख़त्म हो गई मंसूर अली शाह अतर मिनल्ला से। और याही अफरीदी को पता था कि मैंने जो चीज़ रास्ता चुनना है निज़ाम के साथ रहना है, मुझे इसी वजह से चुना गया और वो रहे। और मंसूर अली शाह के साथ भी उन्होंने टारगेट किया, लेकिन बात यह है कि उन्होंने पूरी जुडिशरी सरेंडर कर दी, पूरी जुडिशरी। इवन एट जो पार्लियामेंट, वो इस पार्लियामेंट को वो कहते हैं जी बड़ी ठीक है, लीजिटिमेट है, ठीक है उनका, क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं। उन्होंने उनको उस पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया। उन्होंने बात तक नहीं की कि आप, इवन इतला दिए कि हुकूमत ने उनसे रब्ता किया कि ये हम लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं देखना, जाए पार्लियामेंट में, मैंने नहीं देखना, पार्लियामेंट का इख्तियार है जी। जब अपना पता चला सेनेट में तो घर वालों से कहते हैं कि मशवरा, ये इनके करीबी लोगों कहते हैं कि याहिया साहब ने मशवरा किया कि मैं रिज़ाइन करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कर दें। तो वो कहते हैं, वो तो जी बैरिस्टर ज़गौर ने जब बात की ना असम्बली में तो हुकूमत को ख्याल आया कि यार ये तो टाइटल ख़त्म कर दिया चीफ जस्टिस। तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा, मैंने तो कोई बात नहीं की। हालांकि वाज़ेह इशारे हैं कि उन्होंने बातचीत की। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया हाँ, उनका कि आपने हमारी जो फिर शहजाद मुआवनत की। अकबर साहब पता नहीं, अब वो तो खैर बैरून मुल्क हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि इन्होंने बातचीत की। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी मुआवनत हाँ, की। ठीक, और उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बुलाई।
जी जी वो भी उस मुआवनत जी का जी हिस्सा जी थी। जी अच्छा, फिर वो जो कुछ जो पहले काजी साहब के पीआरओ होते थे, आजकल वो याह्या अफरीदी साहब के पीआरओ हैं, वो सहाफ़ी तो अपने वीलॉग्स में खबर दे रहे हैं कि जी याह्या अफरीदी साहब के साथ जो उनके चैम्बर में जजेस की मीटिंग हुई, तो वहाँ पर बात हुई कि जनाब सब इस्तीफ़ा दे देते हैं, और फिर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। देखिए मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़्यादती हुई, उन जजेस को ह्यूमिलिएट किया गया है कि जो उनको कि जी आप डर गए इस्तीफे से। वो एक ट्रैप था जो जज नहीं आए। हुआ क्या वहाँ पर? वो अब ज़्यादा क्लियरिटी नहीं, इतलात ये हैं कि याह्या अफरीदी साहब ने एरोगेंस दिखाई। वहाँ पे मीटिंग में? हाँ, क्योंकि इतने खत उनके खत मुँह पे मारे गए हुए थे। नहीं, खत उन्होंने कहा जी मैं खत नहीं पढ़ता, मैं तो इस्तीफे पढ़ता हूँ। ये याह्या अफरीदी साहब हाँ, ने कहा? ये इस तरह की बात हुई तो एक जज साहब जिन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा आपने क्या बात की है? मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। सलाउद्दीन पंवर साहब ने? फिर हाथ जोड़, मतलब हाथ मेहरबानी यार, मैं तो मेरा ये मतलब नहीं था। याह्या अफरीदी साहब ने फिर हाथ जोड़ लिए कि जी नहीं हैं। मतलब मैं ये मतलब नहीं था, आप गलत समझे हैं ये वो। मैंने उन्होंने कहा यार आपने बात क्या कर दी। हुँ। तो ये हाल है कि जी मैं पार्लियामेंट, वो एक ट्रैप था, उस पे बड़ी बात होगी कि क्या ट्रैप करवाना चाह रहे थे, जिस पे जजेस ना रिज़ाइन किया, ना वो जो चीज़ चाह रहे थे, वो जो रेजोल्यूशन जा रहे थे कि जी ये जारी हो, वो भी फिर जजेस ने कहा नहीं, ये भी नहीं हो। वो एक किस्म की 27वीं तरमीम की एंडोर्समेंट थी। और ऐसे सब प्ले करके करवा गए वो। हाँ, नहीं लेकिन अब जो आ रहा है ना कि वो रिज़ाइन किया, अगर ये खबर है, देखिए हमें तो अब ज़ाहिर बात है नहीं, अगर ये है, ये बड़ी तौहीन हुई है जजेस की। जजेस को ये समझाया कि ये नौकरी के भूखे हैं, ये पैसों के चक्कर में इन्होंने पर्सन प्रिविलेजेस पे, अगर उन्होंने याह्या अफरीदी ने कहा रिज़ाइन, अव्वल तो याह्या अफरीदी साहब रिज़ाइन करना था ना 27वीं तरमीम से पहले, ही इस तरह का मुझे जेस्चर देना था। जी। वो पहले इसलिए नहीं असनाद भाई उन्होंने मीटिंग बुलाई, पहले बुला लेते तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रहमतुल्लाह उस मीटिंग में खड़े होकर रिज़ाइन पेश करते, तो बाकी पर भी देखिए इखलाकी दबाव इतना क्या मामूल सी? सलाउद्दीन पंवर जो है ना, वो उनका ख़त जब जारी हुआ ना, तो ज़रा इनको गुस्सा आता है कि जी ख़त अब बाहर बात करते हैं ये वो। देखिए पंवर साहब जो हैं वो एक को कि उनको सील लेटर वापस कर दिया गया उनका, और उन्होंने ले भी लिया। उनका तो लेटर फिर पढ़ा ही नहीं हाँ, जाइए पढ़ा ही सील लेटर उनको वापस भेज दिया। नहीं। माशाल्लाह। तो बहरहाल अब आप वैसे कोई चलते-चलते बता दें, कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से आप देख रहे हैं कोई बड़े तीर मारे जाएँगे वहाँ पर? वहाँ कुछ नहीं होगा। एक और जो चीज़ आपने बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस में अभी ट्रांसफ़र जो मामला है ना, रिज़ाइन क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजह ये बनी है वो हुकूमत है, और ये याह्या अफरीद साहब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस किया एजाज इसहाक को, जी, जी। और उस नोटिस का जब तक है, नई जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक अब जब नोटिस चला जाए तो आप रिज़ाइन करेंगे तो फिर भी आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपके खिलाफ कार्रवाई अब वो चलेगी। फेस करेंगे जो उन पे चार्जेस हैं, और इस किस्म के बेहुदा चार्जेस हैं। एक आध चार्ज ऐसा है, शर्म आती है। वैसे वो मैं अभी देख रहा हूँ कि उनके वालिद की डेथ पे कि जी आपने इंक्वायरी क्यों नहीं कराई, जो उनकी मौत हुई थी, हुँ। इस किस्म की कोई बात हो रही है। मैं अभी वो कंप्लेंट नहीं, मतलब उनकी वालिद की वफ़ात पर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को और एक मोअज़्ज़ज़ जज को ये नोटिस किया जा रहा है कि आपने उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई, तो अब आप हाँ मतलब वो जो ये लिफ्ट से गिरे और ये वो आपने क्यों रोक दी थी, कोई इस तरह की बातें भी हो रही हैं। इतना फिर घटिया चार्जर उसके ऊपर उसमें उनको नोटिस कर दिया गया? नोटिस और भी बहुत चीज़ें हैं, एक चीज़ एक ये भी चार्ज। एक ये भी चार्ज है। जी ये इतना नीचपन जी पे जी माशाल्लाह जी आया गया। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। और फिर वो इस वजह से अब रिज़ाइन, क्योंकि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान तो नहीं करेंगे, तो उस वजह से दूसरे जजेस भी उनसे सॉलिडारिटी में रिज़ाइन नहीं कर रहे कि अगर आप खड़े हैं तो हम भी आपके जी साथ खड़े हुए हैं। जी जी क्योंकि कहते हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी वो जज थे कि इन जजेस को तो हरास किया गया, उनको हरास नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इनके साथ खड़े हुए और लेटर पर उन्होंने साइन किए कि ये हरासमेंट हो रही है। तो आज फिर उनकी दफ़ा ये तो सबके साथ खड़े नहीं, हैं। लेकिन उसमें आप हुकूमत को क्यों ब्लेम करते हैं? हाँ, हाँ, वो तो कंप्लेंट यही आई अफरीदी है, साहब का छोटापन है। कंप्लेंट नोटिस जो किया गया है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किया। हाँ, यही अफरीदी साहब का अभी मसला खैर वो कंप्लेंट आती है तो पता चलता है, लेकिन वो कंप्लेंट हाईलाइट जो खबरें आ रही हैं उसमें एक चार्ज ये भी है। है। ये चार्ज बहुत ही घटिया और शर्मनाक। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इस तरह के अच्छे मेहमान सुनाते रहेंगे। हमने सिर्फ इसलिए किया कि आपको अंदाज़ा हो कि जुडिशरी कहाँ से कहाँ तक पहुँची, क्यों पहुँची, लेकिन उसमें भी खेला किसने असल में। कल भी कौन खेल रहे थे और आज भी इस जुडिशरी से कौन खेल रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।